दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। एक जायंट आंख ने अपनी टेंटिकल्स के साथ अचानक प्रकट होकर पूरी अर्थ के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया है और सबको अंदर कैद कर लिया है। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना सब अपनी अपनी रॉकेट उठाते और मार्स भाग जाते। अब जब कहीं भागने की जगह नहीं बची तो उस आंख ने ह्यूमैनिटी को अपने लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच एक जीनियस ने देखा कि मैजिक बैरियर चमक रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक पूरे के पूरे बैंक से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश की जाए। रिजल्ट, वो बैंक उड़कर वापस उसके ऊपर ही गिरा और उसने दम तोड़ दिया। इस सारे हंगामे के बीच हम मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट लिन हाउ से। उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें एक स्पिन व्हील होता है। व्हील घूमा और वो लेजेंडरी पर जाकर रुका, जिसकी चांस सिर्फ 1% थी। उसका फोन अलग अलग रंगों से चमकने लगा और पता चला कि उसने 5 टैलेंट्स जीते हैं। अब इनमें से कुछ तो बिल्कुल बेकार थे। एक से किसी भी खाने का टेस्ट अमेजिंग हो जाता था। एक से वो 10 मीटर दूर तक बिना किसी स्प्लैश के पेशाब कर सकता था, चाहे हवा कितनी भी तेज हो। और एक ये कि वो हमेशा अच्छे मूड में रहेगा। लेकिन सिर्फ 2 टैलेंट्स काम के थे। एक ने उसके अंदर से सारा डर खत्म कर दिया, और सबसे रेयर टैलेंट, किंग ऑफ सॉफ्ट राइस। इसका मतलब था कि हर वो औरत जो उससे ज्यादा ताकतवर है वो उसके प्यार में पागल हो जाएगी। तभी लिन हाउ के सर में एक तेज दर्द होता है और वो देखता है कि लोगों के सर के ऊपर उनकी स्टैट्स दिखाने वाली एक फ्लोटिंग स्क्रीन आ गई है। पूरी दुनिया में सिर्फ वही था जिसके पास इतने सारे टैलेंट्स थे। फिर वो मिलता है एक लड़की से जिसका नाम है लिन शाओ यून। तभी उस फ्लोटिंग आई ने पहले मिशन का अनाउंस किया, एक डंजन जहां रैंडम ग्रुप्स बनाकर मॉन्स्टर्स से लड़ना था। गुड न्यूज ये थी कि वहां मौत परमानेंट नहीं थी, लेकिन बैड न्यूज ये कि मरने का दर्द बिल्कुल रियल था। सबको टेलीपोर्ट कर दिया गया। हमारा हीरो लिन हाउ, जिसे यहाँ लियोन श्याओ कहा गया है, एक स्पाइडर मदर्स लेयर नाम की जगह पर 10 लोगों के साथ उतरता है। वो लोग डर के मारे कांपते हुए मॉन्स्टर की गुफा में घुसते हैं। तभी एक स्पाइडर अचानक कहीं से कूदती है और एक लड़की का सर एक ही झटके में उड़ा देती है। सब डर के मारे भाग गए और लिन हाउ अकेला रह गया। उसने लड़ने का फैसला किया और एक पत्थर उठाया, पर जैसे ही उसने स्पाइडर की तरफ देखा, वो स्पाइडर बड़ी क्यूट सी शक्ल बना रही थी और उसका स्टेटस फ्रेंडली दिखा रहा था। लिन हाउ उसे मार ही नहीं पाया। वो छोटी स्पाइडर उससे चिपकने लगी और तभी लिन हाउ को समझ आया कि ये उसके किंग ऑफ सॉफ्ट राइस टैलेंट का कमाल है। ये मॉन्स्टर्स पर भी काम करता है। अब तो ये पावर बिल्कुल ब्रोकन यानी ओवर पावर्ड हो चुकी थी। लिन हाउ डंजन में आगे बढ़ा। रास्ते में लाशों के ढेर थे, पर स्पाइडर्स उसके पीछे पीछे उसकी गैंग बनकर चलने लगे। आगे जाकर उसे बॉस स्पाइडर मिली जो एक ट्रेजर चेस्ट के ऊपर सो रही थी। वो बिग बूटी स्पाइडर हाथ में एक साइथ हंसिया लिए उठी और थोड़ी कंफ्यूज थी, पर जैसे ही छोटी स्पाइडर्स लिन हाउ को उसके पास ले गईं, उसका टैलेंट बॉस स्पाइडर पर भी काम कर गया। अगला सीन थोड़ा अजीब था। स्पाइडर ने उसके कपड़े फाड़ दिए और लिन हाउ चिल्ला रहा था, पर उसने उसका मुंह बंद कर दिया कुछ क्वेश्चनेबल काम करने के लिए। खैर, जब ये सब खत्म हुआ, लिन हाउ ने वेब जाली के कपड़े पहने हुए थे और स्पाइडर अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन मना रही थी। लिन हाउ ने चेस्ट को टच किया और उसके दिमाग में गॉडेस अगाथा की आवाज आई। उसने लिन हाउ को पैसिफिस्ट तरीके से डंजन क्लियर करने पर बधाई दी। रिवॉर्ड में उसे एक गोल्डन क्लास बुक मिली, मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब था कि अगर उसकी स्पिरिट टारगेट से ज्यादा है तो वो किसी भी क्रीचर को टेम करके अपना पेट बना सकता है, बिल्कुल एक पोकेमॉन मास्टर की तरह। लिन हाउ ने इस पावर को बॉस स्पाइडर पर टेस्ट किया। उसे लगा मुश्किल होगा, पर उसकी स्पिरिट 8 थी और स्पाइडर की 6। कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो खतरनाक स्पाइडर गायब हो गई और उसकी परछाई शैडो बन गई। अब वो दुनिया का अकेला इंसान था जिसके पास एक बॉस मॉन्स्टर पेट था। मिशन खत्म हुआ और सब वापस टेलीपोर्ट हो गए। अगाथा ने बताया कि सब रिवॉर्ड्स उनके टर्मिनल्स पर भेज दिए गए हैं और अगर वो उसका नाम सोचेंगे तो एक सिस्टम विंडो खुल जाएगी। सब लोग अपना शॉप और सिस्टम चेक करने लगे, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को किसी और की स्क्रीन नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसका लेवल ही कुछ और था। एगाथा कहती है कि अब बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि फेज 2 शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बचा है और सबको अपने ग्रुप्स बनाने हैं। लिन हाउ थोड़ा मजाकिया मूड में एगाथा का सिस्टम विंडो खोलता है और देखता है कि वो बिल्कुल उसके सिस्टम जैसा दिख रहा है। वो चिढ़ते हुए मजाक करता है कि एगाथा ने उसका इंटरफेस कॉपी किया है और उसे उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी उसकी छोटी बहन सू यिन भागती हुई उसके पास आती है। वो लिन हाउ का हाथ पकड़ लेती है और काफी फिक्रमंद होती है। पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। लिन हाउ थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है कि वो ठीक है, पर उसे महसूस होता है कि उसकी शैडो में छुपी स्पाइडर क्वीन को सू यिन का इतना करीब आना पसंद नहीं आ रहा। मतलब शैडो के अंदर से भी वो सब कुछ सेंस कर सकती है। खैर, लिन हाउ को पता है कि उसकी फेवरेबिलिटी हाई है और वो कॉन्ट्रैक्ट में है, तो वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। वो अपना हाथ छुड़ाता है और सू यिन को याद दिलाता है कि गॉडेस ने कहा था कि कोई सच में नहीं मरेगा, इसलिए वो बिल्कुल सेफ है। सू यिन को थोड़ी शर्म आती है और वो कहती है कि उसे खुशी है कि लिन हाउ ने उससे पहले बात की थी। उसी वजह से उसे लड़ने की हिम्मत मिली, वरना वो कब की बाहर हो गई होती। सू यिन गर्व से पूछती है, भैया आपके कितने पॉइंट्स आए? मेरे तो 40 पॉइंट्स हैं। लिन हाउ ने अब तक चेक नहीं किया था।
पर जैसे ही वो विंडो खोलता है वहां 0 पॉइंट्स लिखा होता है। उसे समझ आता है कि उसने एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा, इसीलिए पॉइंट्स नहीं मिले। पर उसे ये बुरा लगता है कि डंजन क्लियर करने का भी एक पॉइंट नहीं मिला। सिस्टम थोड़ा अनफेयर लग रहा था। फिर वो अपनी रैंक देखता है, 3500। सुयिन उसे दिलासा देती है कि रैंक 3000 तक सब एवरेज है, तो शायद अगाथा अभी भी उसे पसंद करती है। तभी लिनहाओ की नजर रैंक 1 पर पड़ती है। वो था उनका बॉडीगार्ड वे ना सिर्फ नंबर 1 पर था, बल्कि उसने अपने नीचे एक पूरा ग्रुप भी बना लिया था। इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए एलाइज, साथियों की जरूरत थी। सुयिन लिनहाओ का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है। लिनहाओ थोड़ा कंफ्यूज्ड था। सुयिन वे से थोड़ी ही कमजोर थी, फिर उसके पॉइंट्स इतने कम क्यों हैं? उसे लगता है कि वे शायद आगे चलकर कोई मुसीबत खड़ी करेगा। वो दोनों एक गली में पहुंचते हैं जहां वे और उसके लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। वे पलटता है और कहता है कि उसे मिस लिन से बात करनी है। वो कहता है, इस नई दुनिया में तुम्हारी पुरानी स्टेटस की कोई कीमत नहीं है। डंजन में तुम लोग मेरे आगे झुके थे, अब सिर्फ ताकत की चलती है। सुयिन को पहले ही शक था कि वे कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसे पता चलता है कि डंजन में वे ने बच्चों और बूढ़े लोगों को स्पाइडर्स के लिए चारा की तरह यूज किया था ताकि वो खुद पॉइंट्स कमा सके। वे इस बात को बिना किसी शर्म के मान लेता है और कहता है कि उसे सिर्फ पावर चाहिए। वो सुयिन को ऑफर देता है कि वो उसकी औरत बन जाए और दोनों मिलकर गॉड्स और डीमंस के टॉप सर्वेंट्स बनेंगे। सुयिन उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि बिना कानून के वे जैसे मर्द अपनी असली औकात दिखा रहे हैं। सिर्फ कुछ ही घंटों में वो पूरा सड़ चुका है। लिनहाओ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि इन लोगों से दूर रहो, यही असली प्रॉब्लम है। वो प्रॉमिस करता है कि वो कभी वे जैसा नहीं बनेगा। वे लिनहाओ का मजाक उड़ाता है, 0 पॉइंट्स वाला फट्टू। अगर तुम्हें एक औरत के पीछे छुपना है तो तुम इस ताकत की दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। सुयिन वे को डिस्कस्टिंग बोलती है और कहती है कि वो बदल गया है। वो लिनहाओ का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगती है, पर वे इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि ये सुयिन की चॉइस नहीं है। भले ही सिटी में मारना मना हो, पर वो उसे रोक तो सकता ही है। जैसे ही सुयिन लिनहाओ को लेकर भागने की कोशिश करती है, वे का एक आदमी उन पर झपट्टा मारता है और वो दोनों जमीन पर गिरकर दूर हो जाते हैं। वे सुयिन का मजाक उड़ाता है कि वो एक कचरे के साथ क्यों चिपकी हुई है। वो जानता है कि सुयिन अकेले बच निकल सकती है, पर वो लिनहाओ को छोड़कर नहीं जाएगी। वे का गुंडा कहता है कि इस लड़की का दिल बहुत नरम है, जो अभी भी एक लूजर को बचा रही है। वे ऑर्डर देता है, इस बच्चे को सबक सिखाओ। बिना ताकत की यहाँ कोई जिंदा नहीं बचता, इसे खत्म कर दो। एक आदमी थोड़ा हिचकिचाता है और पूछता है कि क्या मेन सिटी में किसी को मारना अलाउड है। वे उसे झड़क देता है कि गॉडेस ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, और वैसे भी लिनहाओ के 0 पॉइंट्स हैं, उसकी मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लिनहाओ मासूम बनने का नाटक करता है और पूछता है कि क्या वो सच में एक बच्चे पर हमला करेंगे। उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो कहते हैं कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रही हैं। सुयिन घबरा जाती है, पर कोई उसे पकड़ लेता है और कहता है, देखो अब तुम्हारा हीरो कैसे पिटता है। लेकिन लिनहाओ डरता नहीं है। वो सोचता है कि भले ही मारने की कोई पेनल्टी हो, पर वो उन्हें खुद को मारने नहीं देगा। वो शांति से अपनी पावर एक्टिवेट करता है और बूम, अचानक वहां स्पाइडर क्वीन प्रकट हो जाती है, अपने हाथ में बड़ा सा साइथ लिए। सबकी फट जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या ये वही डंजन वाली बॉस है? वो भागने की कोशिश करते हैं, पर स्पाइडर क्वीन एक ही झटके में उन्हें काट कर रख देती है। वे हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डंजन की बॉस यहाँ लिनहाओ की मदद क्यों कर रही है। एक बचा हुआ गुंडा घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगता है। मैं अंधा था, मैं बेवकूफ था, मुझे माफ कर दो। दूसरा गुंडा तो लिनहाओ की तारीफों के पुल बांधने लगता है, पर सुयिन को उन पर बिल्कुल तरस नहीं आता। जब एक आदमी पुरानी दोस्ती का वास्ता देता है, तो सुयिन उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारती है। वो उसे लात घूंसों से पीटने लगती है। तुम जैसे लोग मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। लिनहाओ को सुयिन का ये अंदाज काफी पसंद आता है। सुयिन उससे माफी मांगती है कि उसकी वजह से लिनहाओ इस लफड़े में फंसा, पर लिनहाओ इसे हंसकर टाल देता है। फिर सुयिन पूछती है कि अब इस पागल वे का क्या करना है। लिनहाओ जानता है कि वे खतरनाक है। ऐसा इंसान जो मुश्किल वक्त में दोस्तों को धोखा दे दे, उसे जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। वे माफी मांगने का नाटक करता है, पर लिनहाओ का सिस्टम उसे वार्न करता है कि वे के दिमाग में सिर्फ बदला लेने और लिनहाओ को राख करने का प्लान चल रहा है।
सिस्टम कहता है वे को अभी मार दो। स्पाइडर क्वीन आगे बढ़ती है। सू यिन को लगता है कि लिन हाउ सच में उसे मार देगा। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर वो बीच में नहीं आती क्योंकि वे ने भी उसे मारने की कोशिश की थी। लिन हाउ दिमाग चलाता है। उसे पता है कि सू यिन को उसका ऐसे कत्ल करना पसंद नहीं आएगा, तो वो एक्टिंग करता है। वे भाई, तुमने काफी सह लिया है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। वे खुश हो जाता है और शुक्रिया कहने लगता है। फिर लिन हाउ स्पाइडर क्वीन से कहता है, ब्रदर वे को मत मारो। वो सू यिन को समझाता है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्पाइडर क्वीन हर उस इंसान पर हमला करती है जो उसके लिए खतरा हो, और वो उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वे चिल्लाता है, ये अनफेयर है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पर स्पाइडर क्वीन का साइथ नीचे आ रहा होता है। लिन हाउ धीरे से कहता है, जाओ अपने दोस्तों से मिलो ऊपर। ठीक उसी वक्त अगाथा वहां प्रकट होती है। वो डिक्लेयर करती है, इस जगह पर मेरे वॉरियर्स एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लिन हाउ कंफ्यूज हो जाता है। उसने पहले ही 3 लोगों को मार दिया था, तब अगाथा ने क्यों नहीं रोका? वे की जान में जान आती है और वो गॉडेस की चाटने लगता है। पर लिन हाउ अगाथा की फेवरेटिज्म चेक करना चाहता था। वो जोर से चिल्लाता है, स्पाइडर वे को मत मारो, पर दिमाग में उसे मारने का कमांड देता है। एगाथा साइथ को हवा में ही फ्रीज कर देती है। वे डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है, लेकिन जैसे ही स्पाइडर क्वीन रुकती है, वे फिर से शेर बन जाता है। वो लिन हाउ का मजाक उड़ाता है और एगाथा से शिकायत करता है कि लिन हाउ ने 3 लोगों का खून किया है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। सू यिन परेशान हो जाती है कि क्या लिन हाउ फंस जाएगा। वे कहता रहता है कि भले ही लिन हाउ ने खुद नहीं मारा, पर यह स्पाइडर उससे जुड़ी है। अगर इसे हटाया नहीं गया तो ये और लोगों को मारेगी। वे को लगता है कि अगाथा पागल है जो लिन हाउ को बचा रही है। उसे लगता है कि अगर इस लड़के से ये स्पाइडर छीन ली जाए तो इसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरी तरफ हमारा हीरो लिन हाउ फिर से अपना मासूमियत वाला कार्ड खेलता है। वो अगाथा से कहता है, गॉडेस मुझे रूल्स नहीं पता थे और स्पाइडर ने तो बस ब्रदर वी के हमले से मुझे बचाने के लिए ये सब किया। अगाथा अनाउंस करती है कि अब से ये रूल ऑफिशियल है, इस जगह कोई किसी को नहीं मारेगा। वे को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता। वो सोचता है, गॉडेस ने सब देखा फिर भी इसे सजा नहीं दी, ये तो खुला धोखा है। लिन हाउ बड़े आराम से स्पाइडर को अपनी शैडो में वापस बुलाता है और सू यिन से कहता है कि अब सब ठीक है। वे का दिमाग फटने लगता है। उसके 3 आदमी मारे गए और लिन हाउ की कोई गलती नहीं। वो गुस्से में चिल्लाता है, ये एल्डर गॉड नाइंसाफी कर रही है। बस फिर क्या था, अगाथा का एक्सप्रेशन बदलता है और एक जोरदार बिजली लाइटनिंग सीधा वे पर गिरती है। ये था अगाथा का जवाब। सू यिन पूछती है कि गॉडेस ने उस पर हमला क्यों किया, तो लिन हाउ मजाक में कहता है, शायद वो शक्ल से बहुत बदसूरत था। सिस्टम लिन हाउ को बताता है कि वो अपने सॉफ्ट राइस टैलेंट की वजह से बच गया, पर उसे आगे सावधान रहना होगा। गॉडेस वहां से चली जाती है। सू यिन थोड़ी इमोशनल होकर लिन हाउ का हाथ पकड़ती है और कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। बेचारी लड़की, वो पूरी तरह लिन हाउ के जाल में फंस चुकी है। उसे लग रहा है कि वो लिन हाउ को बचा रही है, जबकि असली खेल तो लिन हाउ खेल रहा है। लेकिन तभी एगाथा की आवाज फिर गूंजती है, मौत भले ही टल गई हो, पर रूल तोड़ने की सजा तो मिलेगी। अचानक लिन हाउ गुलाबी रंग में चमकने लगता है और एगाथा के टच करते ही वो किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। लिन हाउ वहां पहुंचकर शिकायत करता है कि एगाथा ने धोखा दिया। वो अपनी स्पाइडर को थपथपाता है और उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो सू यिन के बारे में पूछता है, जिससे स्पाइडर थोड़ी जेलस हो जाती है। एगाथा सबके सामने एक बड़ा अनाउंसमेंट करती है। वो बताती है कि डंजन में पॉइंट्स ही सब कुछ हैं। इस बार सिर्फ मॉन्स्टर्स मारने के पॉइंट्स मिले, पर अगली बार स्कोरिंग अलग हो सकती है। अब दुनिया में पैसा मनी खत्म हो चुका है, सब कुछ पॉइंट से मिलेगा, चाहे वो हथियार हो या पोशंस। अगाथा उन्हें अगले मिशन पर भेज देती है जो 2 महीने तक चलेगा। रूल ये है कि अगर 48 घंटे तक किसी ने कोई पॉइंट नहीं कमाया तो वो मिटा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बार अगर मरे तो हमेशा के लिए मर जाओगी। सब लोग डर के मारे शॉप्स की तरफ भागते हैं, पर लिन हाउ परेशान है क्योंकि उसके पास तो 0 पॉइंट्स हैं। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, अगर मेरे पास पॉइंट्स नहीं हैं तो मैं उनसे लूंगा जिनके पास हैं। उसका टारगेट बनता है ब्रदर वाई। लिन हाउ की स्पाइडर वे को घेर लेती है। वे डर के मारे कांपने लगता है जब स्पाइडर उसे दीवार से चिपका देती है। वे को समझ आ जाता है कि अगर वे 48 घंटे तक यहाँ फंसा रहा तो सिस्टम उसे खत्म कर देगा। वो गिड़गिड़ाने लगता है और लिन हाउ को डील ऑफर करता है, मेरे पास बहुत पॉइंट्स हैं, मैं माफी के तौर पर तुम्हें पॉइंट्स दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। क्या वे को समझ आ गया था कि वो फंस चुका है, तो लिन हाउ सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है, ठीक है, अपने सारे पॉइंट्स मेरे हवाले कर दो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पर वे इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो कहता है कि वो कुछ पॉइंट्स देगा, सब कुछ नहीं, क्योंकि उसे भी जिंदा रहने के लिए पॉइंट्स चाहिए।
स्पाइडर उसे घूर रही होती है और लिनहाओ को फील हो जाता है कि वे अभी भी बदला लेने की सोच रहा है और सिर्फ ब्लफ कर रहा है। लिनहाओ उसे धमकाता है, अब ये तुम्हारी चॉइस नहीं रही, ये स्पाइडर मुझसे काफी अटैच हो गई है, हो सकता है ये तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जाले में लपेट ले। वो मजाक में कहता है कि उसे आइटम्स खरीदने हैं ताकि वो इस स्पाइडर को कंट्रोल में रख सके। वे जब देखता है कि स्पाइडर खुशी खुशी अपनी ताकत दिखा रही है तो वो समझ जाता है कि उसका बचना मुश्किल है। वो गिड़गिड़ाकर डील करता है, सारे पॉइंट्स मत लो, वो तो मरने बराबर है, मुझसे 80 पॉइंट्स ले लो और मुझे जिंदा रहने दो। लिनहाओ मान जाता है और सिस्टम कंफर्म करता है, क्या आप वे से 80 पॉइंट्स एक्सेप्ट करते हैं? लिनहाओ तुरंत यस कर देता है। अब लिनहाउ सिस्टम की शॉप चेक करता है। वहां गियर, एक्सेसरीज, बुक्स और पोशन सब कुछ था। गियर सिर्फ ब्लू रैंक तक ही था और एक्सेसरीज में रस्सी और दवाइयां जैसी सर्वाइवल चीजें थीं। पोशन सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज थी, एडवांसमेंट पोशन। लिनहाओ अभी अपने पॉइंट्स वेस्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि आगे क्या खतरा आने वाला है। इसलिए वो सिर्फ एक वॉच खरीदता है जो एक पोर्टेबल शॉप की तरह काम करती है, यानी वो कहीं भी बैठकर शॉपिंग कर सकता है। बुक्स सेक्शन में वो देखता है कि बाकी सारी बुक्स 200 पॉइंट्स की हैं और वो इतनी खास भी नहीं है। इसका मतलब जो मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्टर बुक उसे पहले मिली थी वो सच में बहुत ज्यादा कीमती है। उसने सीखा कि जब कोई स्टैट 9 तक पहुंच जाता है तो आगे बढ़ने के लिए एडवांसमेंट पोशन चाहिए होता है, पर एक प्रॉब्लम थी, बुक्स से स्टैट सिर्फ 17 तक ही बढ़ सकते थे, तो लोग लेवल 2 पर कैसे पहुंचेंगे? शायद मिशन रिवॉर्ड्स या ट्रेजर्स से? लिनहाओ का किंग ऑफ सॉफ्ट राइस टैलेंट सिर्फ उन पर काम करता है जो उससे ज्यादा ताकतवर हो, और मॉन्स्टर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्पिरिट स्टैट का होना जरूरी है। इसीलिए वो अपना सारा फोकस स्पिरिट बढ़ाने पर लगाता है और एक लेवल 0 मेंटल ट्रेनिंग बुक खरीदकर मेडिटेशन शुरू कर देता है। तभी कोई उसे डिस्टर्ब करता है। एक अनजान आदमी अपना बिजनेस कार्ड देते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, ज़ेनशी, एक सेकंड हैंड घर बेचने वाला सेल्समैन। लिनहाओ हैरान था कि इस तबाही वाली दुनिया में कोई कार्ड क्यों बांट रहा है। ज़ेनशी कहता है कि ये बस उसकी पुरानी आदत है और वो चाहता है कि लिनहाओ उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। सिस्टम वॉर्न करता है कि ये सेल्समैन है, ये 10,000 बार मना करने पर भी पीछा नहीं छोड़ेगा। लिनहाओ मना कर देता है कि वो अपनी बहन के साथ है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और ज़ेनशी को डांट कर भगा देता है। लिनहाओ सोचता है, इन लोगों के टैलेंट्स में क्या खराबी है, सब मुझे रिक्रूट क्यों करना चाहते हैं। वो मदद करने वाले आदमी को थैंक यू बोलता है। वो आदमी अपना नाम ल्यूक बताता है। लिनहाओ जब ल्यूक के स्टैट्स चेक करता है तो दंग रह जाता है। स्ट्रेंथ 6, कॉन्स्टिट्यूशन 6 और बाकी स्टैट्स भी एकदम बैलेंस्ड। ल्यूक पहले से ही बुक्स यूज कर रहा था, इसलिए वो काफी स्ट्रांग था। लिनहाओ अपना नाम बताता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। ल्यूक के बैलेंस्ड स्टैट्स देखकर लिनहाओ समझ जाता है कि ये बंदा कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। वो ल्यूक से पूछता है कि क्या वो सेल्समैन उसे ठगने की कोशिश कर रहा था। ल्यूक कहता है, नहीं, वो बस लोगों को रिक्रूट कर रहा था। ल्यूक ये भी नोटिस करता है कि लिनहाओ ने इतनी कम उम्र में पोर्टेबल शॉप वॉच खरीद ली है और वो उसकी अक्लमंदी की तारीफ करता है। ल्यूक बताता है कि उसकी टीम किंग्स आर्मी में पहले ही 15 लोग जुड़ चुके हैं और वो चाहता है कि लिनहाओ भी उन्हें ज्वाइन करे। लिनहाओ का सिस्टम उसे वार्न करता है कि ल्यूक एक बहुत ही काबिल लीडर है, पर वो दूसरे मर्दों को शायद पसंद ना करे, इसलिए सावधान रहना। लिनहाओ बड़ी नम्रता से मना कर देता है और कहता है कि वो पहले अपनी बहन से बात करेगा। असल में लिनहाओ जानता है कि अपनी स्पाइडर के साथ अकेली हंटिंग करना ज्यादा आसान और फायदेमंद है। ल्यूक के जाने के बाद उसका एक आदमी, जो कि वही पुराना दुश्मन वे है, कहता है कि ये लड़का आगे चलकर खतरा बन सकता है। ल्यूक अपना ब्लू ग्रेड एलीट गियर निकालता है और बड़े गर्व से कहता है, फिक्र मत करो, अगर वो कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा तो मैं खुद उससे निपट लूंगा। वे मन ही मन खुश होता है कि ल्यूक जैसी टीम के साथ वो लिनहाओ से अपना बदला जरूर लेगा। इधर लिनहाओ अपनी स्पाइडर से बात करता है। उसे एहसास होता है कि उसने अब तक उसे कोई नाम नहीं दिया है। ट्रांसलेटर चेक करने के बाद वो उसका नाम रखता है लिटिल चर्प। नाम सुनते ही स्पाइडर इतनी खुश हो जाती है कि वो लिनहाओ को गले लगा लेती है। तभी सुयिन वहां पहुंचती है। वो लिनहाओ से माफी मांगती है और उसका हाथ पकड़कर उसमें एक चीज रखती है, एक एम्यूलेट। ये एम्यूलेट किसी भी जानलेवा हमले को रोक सकता है। लिनहाओ को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि उसने शॉप में देखा था कि इसकी कीमत 40 पॉइंट्स है। सुयिन ने अपने लगभग सारे पॉइंट्स उस पर खर्च कर दिए थे। वो उसे स्टे सेफ बोलकर चली जाती है। लिनहाओ लिटिल चर्प से कहता है कि अगर कभी सुयिन को मदद की जरूरत पड़ी तो वो जरूर आएंगे। अब मिशन का असली खेल शुरू होता है। जैसे
जैसे ही बैरियर हटता है, लोग ब्लैक फ्राइडे सील की तरह आगे भागते हैं। लिन हाओ थका हुआ होने का नाटक करता है ताकि कोई उसकी असली ताकत ना जान सके। लोग उसे बोझ समझकर आगे निकल जाते हैं। जैसे ही सब दूर चले जाते हैं, लिन हाओ लिटिल चर्प को बाहर बुलाता है। लिटिल चर्प उसे अपनी गोदी में उठा लेती है और बिजली की रफ्तार से मैप पर दौड़ने लगती है। इतनी तेजी से पूरा एरिया एक्सप्लोर हो जाता है कि बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें मैप पर एक लंबी लाइन दिखती है जहां एक्सप्लोरेशन पॉइंट्स पहले ही खत्म हो चुके थे। लिन हाओ दिमाग लगाता है। 5 किलोमीटर कवर करने के बाद भी उसे सिर्फ एक पॉइंट मिला था। एक्सप्लोरेशन में पॉइंट्स बहुत कम मिल रहे थे और अब तक कोई मॉन्स्टर भी नहीं मिला था। इसका मतलब ये मिशन सिर्फ लड़ने का नहीं बल्कि जंगल में सरवाइव करने का भी था। लिन हाओ को 200 पॉइंट्स चाहिए थे एडवांसमेंट पोशन के लिए। तभी उसे कुछ दिखता है। पास ही गॉब्लिन्स का एक ग्रुप एक सुअर को रोस्ट कर रहा था। फॉरेस्ट गॉब्लिन, स्ट्रेंथ 5। सिस्टम उन्हें इस मिशन के मॉन्स्टर सेट का हिस्सा बताता है। लिन हाओ को तो उन कमजोर गॉब्लिन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर लिटिल चर्प उन्हें खत्म करने के लिए तड़प रही होती है। तभी एक नया क्वेस्ट आता है, सारे फॉरेस्ट गॉब्लिन्स का खात्मा करो, 5 पॉइंट्स। अगर वो चुपके से हमला करते हैं तो गॉब्लिन्स में मचने वाली अफरा तफरी की वजह से बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। लिन हाओ इशारा करता है और लिटिल चर्प पेड़ से उल्टा लटक कर नीचे आती है। वो दबे पांव जाकर उन गॉब्लिन्स पर हमला करती है जो खाने में मस्त थे। एक बड़ा सा स्पाइडर उनकी पीठ पर कूदता है और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वो 2 गॉब्लिन्स को तुरंत मार देती है और बाकी भागने लगते हैं। लिन हाओ को 5 पॉइंट्स मिलते हैं, पर वो जानता है कि उन्हें छोड़ना सही नहीं है। लिटिल चर्प उन्हें अपने जाले में फंसा लेती है। लेकिन तभी मुश्किल शुरू होती है। गॉब्लिन्स के रीइंफोर्समेंट्स आ जाते हैं जो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हैं और उनके पास तीरंदाज आर्चर्स भी हैं। लिटिल चर्प को अब दिक्कत होने लगती है। लिन हाओ सोचता है कि क्या वो मदद के लिए कूद पड़े, पर वहां मॉन्स्टर्स का ढेर था। उसे एहसास होता है कि छुपने से काम नहीं चलेगा क्योंकि उन्होंने पूरे गॉब्लिन्स के नेस्ट को छेड़ दिया था। वो अपनी वॉच में 2 चीजें देखता है, एक 10 पॉइंट वाला स्मोक स्क्रीन और एक 2 पॉइंट वाला टेलीपोर्टेशन स्क्रूल जो 10 सेकंड के मंत्र के बाद 1000 मीटर दूर सेफ जगह पहुंचा देता है। लिन हाओ स्क्रोल खरीदता है और काउंटडाउन शुरू करता है। जैसे ही 0 होता है, लिटिल चर्प और लिन हाओ वहां से गायब होकर सेफ जगह पहुंच जाते हैं। लिटिल चर्प काफी थक गई थी। वो आकर लिन हाओ को गले लगा लेती है। लिन हाओ उसे कंफर्ट करता है। फिर वो मैप चेक करता है और देखता है कि मॉन्स्टर जोन्स की वजह से एक्सप्लोरेशन बदल रही है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गॉब्लिन फोर्ट्रेस दिखता है जो आधा खाली था। क्वेस्ट आता है, गॉब्लिन फोर्ट्रेस को तबाह करो। लिन हाओ खुश हो जाता है। वो शॉप से फायर डायनामाइट खरीदता है और पूरे किले में आग लगा देता है। आग से बचकर भागते गॉब्लिन्स को लिटिल चर्प काट डालती है। ऐसे ही वो 5 फोर्ट्रेसेस जलाकर 30 पॉइंट्स कमा लेता है। लेकिन इस हंगामे की वजह से लूक का ग्रुप वहां पहुंच जाता है। उनके साथ वी भी था जो टीम के आइटम्स यूज करके काफी स्ट्रांग हो गया था और बदला लेने की आग में जल रहा था। वी की स्पीड अब लिटिल चर्प की टक्कर की लग रही थी। सिस्टम वार्न करता है कि वी को जिंदा मत छोड़ो। वे मन ही मन प्लान बना रहा था कि वो मॉन्स्टर सप्रेशन ऑयल खरीदकर स्पाइडर को मार देगा, पर उसे क्या पता था कि लिटिल चर्प उसके ठीक पीछे है। एक ही पल में लिटिल चर्प वे का काम तमाम कर देती है। लूक और उसकी टीम डर से कांपने लगती है। वे जिसमें उन्होंने इतने रिसोर्सेज लगाए थे 1 सेकंड में खत्म हो गया। तीसरे दिन एक लड़का अपनी ही साथी लड़की को धोखा देकर उसे गॉब्लिन के आगे चारा बनाकर फेंक देता है, पर उसका अंजाम भी बुरा होता है और वो भी मारा जाता है। लिन हाओ नोटिस करता है कि गॉब्लिन्स वापस टेरिटरी कब्जा कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि सिर्फ हिट एंड रन से काम नहीं चलेगा। उसने देखा कि लिटिल चर्प भूखी है और एक गॉब्लिन को खाने वाली है, पर वो उसे रोक देता है क्योंकि वो जहरीले हो सकते हैं। लिटिल चर्प तो उसकी एनर्जी पर चलती है, पर लिन हाओ को खाना चाहिए। शॉप में अच्छा खाना बहुत महंगा था, 6,66,000 पॉइंट्स। तभी लिन हाओ अपना बेकार टैलेंट यूज करता है। जहां लोग पिल्स पर जिंदा थे, लिन हाओ एक गाय की तरह जमीन पर बैठकर घास चबाने लगता है। उसके टैलेंट की वजह से घास भी उसे लजीज लगती है और हजम भी हो जाती है, भले ही वो देखने में पागल लग रहा हो। अंत में लिटिल चर्प थोड़ी थकी हुई लगती है क्योंकि बड़े गॉब्लिन्स टफ होते जा रहे थे। सिस्टम बताता है कि उसे और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। लिन हाओ के पास अब 300 पॉइंट्स हो चुके थे। उसका मेडिटेशन भी अब काम नहीं कर रहा था जब तक वो लेवल अप ना करे। लिन हाओ बेस वापस जाता है और एडवांसमेंट पोशन खरीदकर एक बार में पी जाता है। असर तुरंत होता है। उसका दिमाग तेज हो जाता है, नजर शार्पन हो जाती है और वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगता है। लिन हाओ को एहसास होता है कि लेवल अप होने से न सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस बढ़ी है, बल्कि उसके सोचने और समझने की रफ्तार भी तेज हो गई है। उसे एक स्किल पॉइंट मिलता है। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो एक नया साथी ढूंढने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड करे या फिर लिटिल चर्प को और ताकतवर बनाए। क्योंकि अभी तक
तक उसे कोई दूसरी मॉन्स्टर गर्ल नहीं मिली थी, उसने लिटिल चर्प पर दांव लगाया और उसे मोरल बूस्ट स्किल दी। अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर अपनी स्पाइडर में डाल सकता है, दिन में 5 बार। नई ट्रेनिंग सेट करने के बाद वो फिर शिकार पर निकलता है। गॉब्लिन्स का कत्लेआम शुरू हो जाता है। लिन हाओ एक छोटे गॉब्लिन को जिंदा छोड़ता है और उसे खुद पर हमला करने को कहता है ताकि वो अपना 40 पॉइंट वाला बैरियर टेस्ट कर सके। गॉब्लिन हैमर मारता है पर लिन हाओ को खरोंच तक नहीं आती। उसकी एनर्जी सिर्फ 1% कम होती है। पैसा वसूल आइटम है, वो खुश होकर कहता है। लेकिन जब वो खुद हमला करने की कोशिश करता है तो एक बड़ा मजाक हो जाता है। वो अपना सबसे मजबूत पंच मारता है पर गॉब्लिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लिटिल चर्प भी उसे हैरत से देख रही होती है। बेचारा लिन हाओ, ताकत के मामले में वो अभी भी सॉफ्ट राइस किंग ही है। खैर, लिटिल चर्प तो स्ट्रांग हो गई थी। उसका एक एक पॉइंट बढ़ने से ही उसकी स्पीड और पावर में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। अब लिन हाओ ने ठान लिया कि वो सिर्फ अपनी स्पिरिट स्टैट पर ही फोकस करेगा। इसी बीच ल्यूक और उसकी टीम जब गॉब्लिन फोर्ट्रेस पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ आग और लाशें मिली। ल्यूक समझ गया कि वो पर्पल मॉन्स्टर यहां से गुजर चुकी है। वो अपने दोस्तों को सावधान करता है कि ये मॉन्स्टर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पूरे एरिया में अफवाह फैल गई कि कोई पर्पल ब्लर है जो गॉब्लिन्स को खत्म कर रही है। कुछ लोग डर रहे थे तो कुछ इसे देवताओं का चमत्कार मान रहे थे। लिन हाओ मन ही मन हंसता है। लोग स्पाइडर के बारे में जो चाहे बोले, मुझ जैसे दुबले पतले बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। 1 महीने की मेहनत के बाद लिन हाओ 10 गॉब्लिन्स को 1 मिनट में मारकर एक अचीवमेंट और एक पर्पल चेस्ट हासिल करता है। लिटिल चर्प की रेंज भी अब 500 मीटर बढ़ चुकी थी। लिन हाओ खुश था कि उसकी ग्राइंडिंग रंग ला रही है, पर जैसे ही वो उस पर्पल चेस्ट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो चेस्ट उसके हाथ से फिसल जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि एगेथा का ये अचीवमेंट चेस्ट यहां नहीं खुलेगा। इसे खोलने के लिए उसे वापस स्टार्टिंग फोर्ट्रेस जाना होगा। साथ ही एक खतरनाक वार्निंग आई। लिन हाओ का फॉरेस्ट गॉब्लिन एनिमी अचीवमेंट एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब अब सारे गॉब्लिन्स को उसके बारे में पता चल चुका है और वो एक साथ मिलकर उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लिन हाओ बिल्कुल शांत था। उसने सोचा, अलायंस पहले ही 10-10 के ग्रुप में आ रहे थे, अब इससे बुरा और क्या होगा। लेकिन गॉब्लिन बेस के अंदर सीन कुछ और ही था। एक शामन ने मैजिक करना शुरू किया और देखते ही देखते एक पूरी आर्मी निकल पड़ी, जिसमें सेंटोर्स, आधे इंसान आधे घोड़े भी शामिल थे। दूसरी तरफ हमारा हीरो मजे से घास चबा रहा था और प्लान बना रहा था कि इतनी बड़ी आर्मी से बचने के लिए चांदनी रात से दूर रहना ही बेहतर है। लिटिल चर्प स्ट्रांग हो रही थी पर लिन हाओ को अभी भी पीछे छुपना पड़ रहा था। लिन हाओ ने एक मलबे के ढेर के पास लिटिल चर्प के जालों से एक ट्रैप बिछाया। उसे पता था कि गॉब्लिन सबसे पहले इसी जगह को सर्च करेंगे। उसने एक रिटर्न स्क्रोल भी रेडी रखा था। तभी चर्प ने उसे वार्न किया, आर्मी आ गई। सेंटोर्स दिमाग से तेज थे पर उनकी स्लीव कॉलर्स ने उनका दिमाग बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ गॉब्लिन्स की घोड़े बने हुए थे। नया मिशन मिला, कैवलरी फोर्स को हराओ, 20 पॉइंट्स। लिन हाओ ने तुरंत मोरल बूस्ट यूज किया और लिटिल चर्प उन पर टूट पड़ी। पर यह इतना आसान नहीं था। दुश्मनों ने उसे घेर लिया और उस पर हर तरफ से ब्लास्ट्स होने लगे। लिटिल चर्प पीछे हटकर लिन हाओ के पास आई और सारी आर्मी उसके पीछे भागी। पर यह तो लिन हाओ का प्लान था। जैसे ही वो दुश्मन ट्रैप के नीचे आए, चर्प ने जाला खींचा और ऊपर से भारी पत्थर उन पर गिर गए। लेकिन मिशन फिर भी क्लियर नहीं हुआ। क्यों? तभी एक फॉरेस्ट गॉब्लिन शामन पीछे से प्रकट हुआ। ये शामन मैजिक यूज करके इनविजिबल हो सकता था और खुद को बूस्ट कर सकता था। लिन हाओ को समझ आ गया कि यहां रुकना मौत को बुलावा देना है। उसने चुटकी बजाई और बाई बोलकर वापस बेस टेलीपोर्ट हो गया। बेस पर हर तरफ लोग भरे हुए थे। ल्यूक अब हेवी आर्मर में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर बैठा था। एक अमीर आदमी लिन हाओ से भीख मांगने लगा, बेटा मेरे पास रियल वर्ल्ड में बहुत घर हैं, मैं तुम्हें कैश दूंगा, बस मुझे पॉइंट्स दे दो। लिन हाओ ने उसे भगा दिया और एक सुनसान गली में जाकर अपना पर्पल चेस्ट खोला। चेस्ट से एक चमकती हुई चीज निकली, पर्पल सब्स्टिट्यूशन पिल। ये एक लेवल 5 इल्यूजन पिल थी। इसे खाने के बाद लोग उसे इंसान नहीं बल्कि किसी और क्रीचर जैसे गॉब्लिन के रूप में देखेंगे। लिन हाओ खुश हो गया। परफेक्ट, शामन सिर्फ लेवल 1 का था। ये पिल उसे आसानी से उल्लू बना देगी। वो फॉरेस्ट गॉब्लिन बनकर किले में घुस सकता था और शामन का खात्मा कर सकता था। बस एक ही दिक्कत थी, बात करना। इसलिए उसने शॉपिंग असिस्टेंट से पूछा कि क्या कोई ऐसा आइटम है जो उसे मॉन्स्टर्स से बात करने, कम्युनिकेशन में मदद करे। शॉप में उसे गॉब्लिन फ्लेवर ट्रांसलेटर गम मिलती है।
इसे खाओ और तुम 24 घंटे तक किसी भी गॉब्लिन से बात कर सकते हो। कॉस्ट सिर्फ 5 पॉइंट्स। लिन हाउ मजाक में कहता है कि ये एआई तो चैट जीपीटी से भी बेहतर है, जो मांगो वही हाजिर। अब वो बिल्कुल तैयार था। दूसरी तरफ शामान और बाकी गॉब्लिन्स अपने मरे हुए साथी के पास खड़े होते हैं। शामान गॉब्लिन भाषा में बड़बड़ाया, जिसे सिस्टम ने ट्रांसलेट किया। हमारे दोस्तों को मारने वाले दुश्मन को ढूंढो और हॉर्न बजाकर रीइंफोर्समेंट्स को बुलाओ। जो भी इंसान मिले उसे खत्म कर दो। उनका टारगेट पूरी ह्यूमन रेस थी। छोटे गॉब्लिन्स तुरंत हर तरफ निकल पड़े। एक छोटा गॉब्लिन अकेला भटक रहा था। तभी लिटिल चर्प उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी, पर उस बेचारे गॉब्लिन का काम तमाम हो गया। पास के 2 गॉब्लिन्स ने चीख सुनी और देखने आए, पर वहां उन्हें दिखा हमारा प्रोटैगनिस्ट थका हुआ और पिटा हुआ। पिल के असर की वजह से उन्हें लिन हाउ एक गॉब्लिन ही नजर आ रहा था। लिन हाउ उन्हें झूठ बोल देता है कि उसने दुश्मन को देखा है और वो हॉर्न बजा देते हैं। शीमन वहां आता है और उसे एक आम गॉब्लिन समझकर पूछता है, क्या तुमने उस भयानक स्पाइडर और उसके मास्टर को देखा? लिन हाउ तुरंत जवाब देता है, हाँ, वो उस तरफ गए हैं। लिन हाउ खुश था कि उसका प्लान काम कर रहा है। शीमन इतना रिलैक्स था कि उसने अपनी कोई स्किल एक्टिव नहीं की थी। फिर लिन हाउ कहता है कि उसे शामन को उस इंसान के बारे में कुछ जरूरी बताना है। शामन पीछे मुड़ता है और लिन हाउ तुरंत मौका देखकर उसे खत्म कर देता है। बिना शामन के बाकी सेंटोर्स और टर्टल गॉब्लिन्स को मारना लिन हाउ के लिए बच्चों का खेल था। तभी सिस्टम एक और अचीवमेंट अनाउंस करता है, इंटरमीडिएट गॉब्लिन एनिमी। इसका असर ये था कि अब पूरे कबीले के गॉब्लिन्स, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, लिन हाउ को अपना दुश्मन नंबर 1 मानेंगे। लिन हाउ ने 2 गॉब्लिन्स को जिंदा छोड़ा और उनका पूछताछ शुरू किया। तुम्हारा मेन बेस कहाँ है? ग्रेट शामन कितना स्ट्रॉन्ग है? वो बेचारे डर के मारे सब बताने लगे। अब सीन शिफ्ट होता है ल्यूक और उसके ग्रुप की तरफ। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गॉब्लिन्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। ल्यूक बताता है कि उसकी टीम ने फॉरेस्ट में मेन मिशन ट्रिगर किया है, क्लेंस द गॉब्लिन फॉरेस्ट। मिशन ये है कि गॉब्लिन्स असलियत में इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उन्हें एक ऑल्टर के जरिए यहाँ लाया गया है। उसे रोकने के लिए गॉब्लिन थंडर ट्राइब को खत्म करना होगा। ल्यूक एक पार्लियामेंट बनाने का प्रपोजल रखता है, जहां सब मिलकर फैसला लेंगे। वहां बेस पर सुयिन और बाकी लोग हैरान हैं। मोरल बूस्ट मिलने के बाद लिटिल चर्प इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि बड़ी से बड़ा बीस भी उसे रोक नहीं पा रहा। लिन हाउ का लेवल अप होना और लिटिल चर्प की ताकत अब सबको हैरत में डालने वाली है। गॉब्लिन्स का खात्मा करने के बाद लिन हाउ उनसे मिली सारी जानकारी को एक साथ जोड़ता है। उसे सच पता चल जाता है, इस जंगल का हर गॉब्लिन एक ही ताकत के नीचे काम करता है, थंडर ट्राइब। उनका सबसे बड़ा लीडर है ग्रेट शामन, जो उस ऑल्टर की हिफाजत करता है। जब तक वो ऑल्टर वहां है, नए गॉब्लिन्स पैदा होते रहेंगे। तभी लिन हाउ को भी वही मिशन मिलता है जो लूक को मिला था, गॉब्लिन्स के ऑल्टर को तबाह करने का मेन क्वेस्ट। एक्सपीडिशन की 33वें दिन ब्लू हेड लड़की सुयिन अपने साथी से कहती है कि उनका अगला गोल सेंटोर ट्राइब को ढूंढना है। उन्हें लगता है कि सेंटोर्स गॉब्लिन्स के दुश्मन हैं और उन्हें गुलाम बनाया गया है। इधर लिन हाउ गॉब्लिन किले में घुसने की कोशिश करता है। एक गॉब्लिन उससे पूछता है, तुम कौन से कबीले से हो? लिन हाउ तुरंत झूठ बोलता है कि वो हैप्टर ट्राइब से है। लेकिन एक गॉब्लिन उस पर शक करने के बजाय उसे अजीब नजरों से देखने लगता है और कहती है कि वो उसे रास्ता दिखाएगा। सिस्टम दिखाता है कि उस गॉब्लिन का स्टेटस फ्रेंडली है, पर ये असलियत नहीं थी। वो गॉब्लिन लिन हाउ पर फिदा हो गया था। लिन हाउ डर जाता है, मैं हमेशा ऐसे क्रीप्स के बीच ही क्यों फंस जाता हूँ। रात को जब सब सो रहे होते हैं, वो थरकी गॉब्लिन लिन हाउ की तरफ बढ़ता है। लिन हाउ ने लिटिल चर्प को रेडी रखा था, पर उससे पहले कि चर्प हमला करती, कहीं से एक तीर आता है और उस गॉब्लिन को लग जाता है। लिन हाउ घबरा जाता है, क्या कोई और प्लेयर है? उसे याद आता है कि सब्स्टिट्यूशन पिल की वजह से कोई भी उसे गॉब्लिन ही समझेगा। तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। लिन हाउ अपना शील्ड बैरियर एक्टिवेट करता है। ये तीर इतने खतरनाक थे कि वो हवा में मुड़कर होमिन उस पर हमला कर रहे थे। हर तीर उसकी 2% एनर्जी छीन रहा था। तभी तीर अचानक रुक जाते हैं। लिन हाउ पहाड़ी पर देखता है, वहां एक फीमेल सेंटोर खड़ी थी। सिस्टम उसके स्टैट्स चेक करता है, स्ट्रेंथ 13, एजिलिटी 19। वो फॉरेस्ट गॉब्लिन से नफरत करती है, पर लिन हाउ के सॉफ्ट राइस टैलेंट की वजह से वो उसे मार नहीं पा रही। उसकी नफरत और अट्रैक्शन की बीच जंग चल रही थी। लिन हाउ तुरंत सेंटोर ट्रांसलेशन गम खाता है और चिल्लाता है, सिस्टर सैजिटेरियस, मेरी बात सुनो। सेंटोर हैरान रह जाती है कि एक गॉब्लिन उसकी भाषा कैसे बोल रहा है। लिन हाउ एक नया झूठ बोलता है।
मैं भी एक सेंटोर हूँ। गॉब्लिन्स ने मुझे किडनैप करके इस बदसूरत रूप में बदल दिया है। वो एक दुखी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपना परिवार खो दिया। सेंटोर इतनी भोली थी कि वो उसकी बात मान लेती है और उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पास आती है। लिटिल चर्प ये सब देखकर काफी जेलस, जलभुन हो रही थी। सेंटोर फिर उस जाइंट स्पाइडर चर्प की तरफ इशारा करके पूछती है, लेकिन तुम इस स्पाइडर के साथ क्यों घूम रहे हो? लिन हाउ बिना हिचकिचाए झूठ बोल देता है कि उसने लिटिल चर्प को तब बचाया था जब वो बहुत छोटी थी और तभी से वो उसकी हिफाजत कर रही है। ये सुनकर सेंटोर गर्ल थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। लिन हाउ मन ही मन खुश था। जहां लिटिल चर्प का प्यार जुनूनी था, ये सेंटोर काफी इमोशनल और उसके फीलिंग्स को समझने वाली थी। लिन हाउ उसे सेंटोर ट्राइब के बारे में पूछता है ताकि वो मिलकर हमला कर सके, पर वो खामोश हो जाती है। उसे पता चलता है कि उस सेंटोर का कोई परिवार या कबीले वाला जिंदा नहीं बचा है। गॉब्लिन्स ने सेंटोर्स को लगभग खत्म ही कर दिया है। लिन हाउ उसे दिलासा देने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, बदला लेने के लिए हमें मजबूत बनना होगा। वो अपना प्लान समझाता है कि कैसे वो गॉब्लिन बनकर अंदर घुसेगा। सेंटोर गर्ल, जिसका नाम मिया है, थोड़ी भूली है और तुरंत मान जाती है। लिन हाउ उसे एक पुराना स्लेव कॉलर दिखाता है और कहता है कि उसे ये पहनकर उसकी गुलाम बनने का नाटक करना होगा। मिया पहले डरती है कि कहीं वो पागल ना हो जाए, पर जब वो उसे छूती है तो देखती है कि उसका श्राप यानी कर्स हट चुका है। मिया बड़ी मुश्किल से वो कॉलर अपने गले में डालती है। लिन हाउ अपना नाम छोटा करके सिर्फ लिन रख लेता है ताकि किसी को शक ना हो। मिशन का 35वां दिन आ गया है। गॉब्लिन बेस के दरवाजे पर एक गार्ड सबसे दान मांग रहा था। एक गरीब गॉब्लिन परिवार जब कुछ जड़ें लेकर आता है तो गार्ड उन्हें थप्पड़ मार देता है और उनकी बीवी बेटी को कब्जे में लेने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरा गॉब्लिन गार्ड को बताता है कि एक अमीर गॉब्लिन लिन हाउ एक सेंटोर के साथ आया है। लिन हाउ ने देखा कि मिया का बेवकूफ बनने का नाटक अब काफी सुधर गया था। गार्ड लिन हाउ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिस्टम वार्न करता है, ये गार्ड दुश्मन है। थंडर ट्राइब बाकी गॉब्लिन्स को नीचा दिखाती है। ये तुमसे सब कुछ छीन लेगा। लिन हाउ कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसे बीच में ही काट देता है और कहता है, ग्रेट शामन का ऑर्डर है कि सिर्फ अमीर या नोबल्स ही अंदर जा सकते हैं। गॉब्लिन्स अपने ही लोगों को नीचा दिखा रहे थे। तभी एक अजीब मिशन पॉपअप होता है, अपना गुस्सा दिखाओ। इस गार्ड ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो इसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दो। सिस्टम ने साफ कहा था, जितना जोरदार थप्पड़ उतने ज्यादा पॉइंट्स। हाथ जितना पीछे खींचकर मारोगे, रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। गार्ड मिया को घूरते हुए गंदी स्माइल देता है और कहता है, ये सेंटोर तो सही है, इसे यहाँ छोड़ो और तुम अंदर जा सकते हो। वो आगे बोलता है कि ये सेंटोर लड़ने लायक नहीं बल्कि खिलौने जैसी है, इसलिए गार्ड के लोग उसके साथ थोड़ा मजे करेंगे। लिन हाउ सोचता है कि ये गॉब्लिन्स कितने लालची और खुदगर्ज हैं, इसलिए उन्हें उल्लू बनाना आसान है। वो वही बोन फ्लूट निकालता है जो दूसरे गॉब्लिन से छीनी गई थी और झूठ बोलता है कि वो लायन ट्राइब का दूत है। वो धमकाता है कि शामन को ये बेइज्जती पसंद नहीं आएगी। गार्ड पहले तो अकड़ दिखाता है, पर दूसरा गॉब्लिन जो थोड़ा होशियार था उसे लात मारता है और लिन हाउ से माफी मांगता है। वो इतना बेशरम था कि उसे सच में लगा कि लिन हाउ कोई बड़ा मैसेंजर है। लिन हाउ मौका देखकर उस गरीब परिवार को छुड़वा देता है, पर वो कंफ्यूज था। उसने सोचा था कि गार्ड को जलील करना ही थप्पड़ के बराबर है, पर मिशन का मतलब था एक असली जोरदार थप्पड़। वो हिचकिचाता है क्योंकि मैसेंजर बनकर गार्ड को थप्पड़ मारना हंगामा खड़ा कर सकता था, इसलिए वो रिस्क नहीं लेता और थप्पड़ वाला मिशन स्किप कर देता है। अंदर पहुंचकर वो थंडर ट्राइब का जायजा लेता है। ये ट्राइब 3 हिस्सों में बटी थी। सबसे नीचे मजदूर गॉब्लिन्स, बीच में फाइटर्स और सबसे ऊपर नोबल गॉब्लिन्स जो बिना कुछ किए मजे करते थे। सबसे ऊपर ग्रेट शामन का महल था। जब वो सीढ़ियों पर पहुंचता है तो गार्ड उसे रोक देता है। सीक्रेट एरिया में किसी को इजाजत नहीं थी। लिन हाउ मिया से कहता है कि अब वो अपना बेवकूफ बनने का नाटक बंद कर सकती है। मिया ने जब देखा कि लिन हाउ ने उस गरीब परिवार को बचाया तो वो काफी इंप्रेस हो गई। लिन हाउ ने अपना पुराना प्लान बदल दिया। पहले वो शामन को लालच देकर बुलाना चाहता था, पर अब उसे समझ आ गया था कि शामन किसी मैसेंजर की इज्जत नहीं करता, इसलिए अकेले मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिन हाउ ने डिसाइड किया कि वो पूरे बेस में तबाही मचाएगा। वो एक बहुत बड़ी ढोल के पास जाता है, ग्रेट वॉर ड्रम। लॉ के मुताबिक ये ढोल सिर्फ इमरजेंसी में या शामन के ऑर्डर पर बजाया जा सकता था, पर लिन हाउ ने उठाया डंडा और धम धम
थम ढोल बजाना शुरू कर दिया। सारी गार्ड्स और गॉब्लिन्स परेशान होकर भागे आए। उन्हें लगा कि हमला हो गया है। लिन हाउ को पता था कि उसका मैसेंजर वाला डिस्गाइज उसे थोड़ा वक्त जरूर दिलाएगा। गार्ड्स अभी थोड़ा स्लो मूव कर रहे थे। पास खड़े कुछ गॉब्लिन्स घबरा गए थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। लिन हाउ ने सोचा, सही है, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब खेल शुरू करने का वक्त है। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और जोर से ऐलान किया कि आज से सब बदल जाएगा। गॉब्लिन्स कंफ्यूज थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे कि ग्रेट शामन कहाँ है। लिन हाउ ने एक फिल्मी भाषण शुरू किया। उसने दावा किया कि उसके सपने में उनके एंसेस्टर्स आए थे और उन्होंने उसे रास्ता दिखाया है ताकि वो सारे गॉब्लिन्स की जिंदगी में खुशियां ला सके। गार्ड्स थोड़ा हिल गए। क्या इसे सच में कोई ईश्वर का संदेश मिला है? लिन हाउ ने भीड़ से पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं हो रही? काम ज्यादा और खाना कम? फिर उसने वॉरियर्स की तरफ देखकर कहा, तुम लोग खून बहाते हो पर बदले में कुछ नहीं मिलता। गॉब्लिन जोर से चिल्लाए। हाँ, पर जब उसने कहा कि इसके जिम्मेदार दूसरे रेसेस नहीं हैं, तो भीड़ सुन्न हो गई। उन्हें हमेशा सिखाया गया था कि सारी गलती इंसानों या सेंटोर्स की है। लिन हाउ को लगा कि उसकी स्पीच फेल हो रही है। ये गॉब्लिन शायद बहुत ज्यादा डम्ब है। उसने तुरंत शॉप से 70 पॉइंट्स का एक हाई ग्रेड सिंपल मेगाफोन खरीदा। इस मेगाफोन की खासियत ये थी कि इससे बोलने पर निगोशिएटिंग स्किल बढ़ जाती थी और बातें सीधा दिल पर लगती थीं। तभी वहीं पुराना बदमाश गार्ड वहां पहुंचा और चिल्लाया, शामन ने कहा है कि वो इस बंदे को नहीं जानता। लिन हाउ ने मौका देखा और मेगाफोन में दहाड़ा, रुक जाओ बेशरम चोर। मेगाफोन का असर जादुई था। लिन हाउ ने सबके सामने उस गार्ड की पोल खोल दी कि वो कितना लालची है और कैसे अपने कबीले को लूट रहा है। भीड़ भड़क गई। एक ने कहा कि इसने अपनी बीवी को बेचकर ये नौकरी पाई है। गार्ड पागल होकर सबको मारने की धमकी देने लगा। तभी ग्रेट शामन का एक वारिस वहां पहुंचा। सिस्टम ने बताया कि ये शामन स्ट्रांग हो सकता था, पर इसने अपनी पूरी जिंदगी शराब और औरतों के पीछे बर्बाद कर दी है। जब उसने लिन हाउ से उसकी पहचान पूछी तो लिन हाउ ने मेगाफोन उठाया और कहा, मैं लायन ट्राइब के ग्रेट एंसेस्टर का चुना हुआ एक महात्मा हूं। ये सुनते ही भीड़ दंग रह गई। कुछ गॉब्लिन औरतें तो उस पर फिदा होने लगी। उन्हें लगा कि ये पूरी जंगल का सबसे हैंडसम गॉब्लिन है। लिन हाउ ने आगे कहा, एंसेस्टर्स ने मुझसे कहा है कि हर गॉब्लिन बराबरी, खुशी और आजादी का हकदार है। शामन गुस्से में पागल हो गया और गार्ड्स को हमला करने को कहा, पर तभी मिया सेंटोर ने तीर चलाकर उन्हें रोक दिया। लिन हाउ ने अब सीधा नोबल्स पर निशाना साधा। उसने कहा कि इन अमीर लोगों ने एंसेस्टर्स की बातों को झूठ बोलकर बदल दिया है ताकि वो गरीबों का खून चूस सकें। नोबल्स घबरा गए, पर गार्ड्स जब उसे पकड़ने आगे बढ़े तो वही गरीब गॉब्लिन्स जिन्हें लिन हाउ ने भड़काया था उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमारे सेंट तक पहुंचना है तो पहले हमें मारना होगा। पूरी भीड़ पागल हो गई और अपने मसीहा को बचाने के लिए दुश्मनों पर टूट पड़ी। गॉब्लिन विमेन अब पूरी तरह से चाउड है। यहाँ तक कि नोबल विमेन भी, जिन्हें इस सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था, वो भी उसके सपोर्ट में है। उनमें से एक रोती हुई कहती है कि ये नेमलेस गॉब्लिन सच बोल रहा है और कोई उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेल गॉब्लिन्स अपोज करते हैं। उनका कहना है कि ये पक्का कोई नोबल होगा, क्योंकि सिर्फ नोबल्स के पास ही शामन का ब्लड होता है, इसलिए उनके पास ज्यादा राइट्स होने चाहिए और इसे अभी मार देना चाहिए। सोल्जर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सोल्जर कैप्टन से कहता है कि अभी अटैक ना करें, कहीं वो कोई गलती ना कर रही हो। दूसरा भी ज्वाइन करता है, ये बोलते हुए कि उसकी अपनी माँ भी उस भीड़ का हिस्सा है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। गॉब्लिन्स के बीच फूट डालना उसके लिए बहुत आसान था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ गरीब और औरतें ही उसे सपोर्ट कर रही हैं, जबकि फाइटर्स ने अभी तक कोई साइड नहीं ली है। ग्रेट शामन को हराने के लिए इतना काफी नहीं है, उसे उन्हें और भड़काना होगा। तो वो जोर से चिल्लाकर सबको सुनने को कहता है। वो कहता है कि वो खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार है और ग्रेट शामन से अरेस्ट करने को कहता है। गॉब्लिन विमेन पैनिक कर जाती हैं, अपने हीरो को सरेंडर ना करने के लिए चिल्लाती हैं। वो आगे कहता है कि वो थक चुका है, वो यहाँ उम्मीद और फेयरनेस लाने आया था, पर अब सिर्फ लड़ाई देख रहा है। वो उन्हें मना करता है कि अब उसे प्रोटेक्ट ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वो लोग सफर करें। वो सरेंडर करेगा और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा अगर इससे खून खराबा रुकता है तो। पर वो ये भी कहता है कि सब याद रखेंगे कि उसने इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को कुर्बान किया
औरतें टूट जाती हैं, उसे ऐसा ना करने की भीख मांगती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ऐसा मर्द एग्जिस्ट भी करता है। वो शामन के पास जाता है और उसे अरेस्ट करने को कहता है। विमेन शामन को वार्न करती हैं कि अगर उसने हीरो को नुकसान पहुंचाया तो वो उससे कभी बात नहीं करेंगी। शामन को कोई परवाह नहीं है, वो बस उसे मरता हुआ देखना चाहता है। तभी एक सोल्जर वार्न करता है कि अगर अभी उसे मारा गया तो पूरी भीड़ भड़क जाएगी। वो सजेस्ट करता है कि उसे लॉकअप में डाल देना चाहिए और ग्रेट शामन किंग के डिसीजन का वेट करना चाहिए। अनॉयड होकर शामन मान जाता है और उसे ले जाने का ऑर्डर देता है। प्रोटैगनिस्ट मन ही मन स्मर्क करता है, यही तो वो चाहता था। स्टोरी अब कट होती है लूक पर, जिसने अभी कुछ गॉब्लिन्स को खत्म किया है और मैप चेक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुश्मन गॉब्लिन सिटी की घेराबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं। एक मैसेंजर बताता है कि रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं, पर ग्रुप थोड़ा चिढ़ा हुआ है क्योंकि उनका एलाई बहुत लेट आया है। वो बताती है कि उसे रास्ते में सिर्फ तबाह हो चुका सेंटोर सिटी मिला, जो पूरी तरह वाइप आउट हो चुका था। लूक ये सुनकर सुन रह जाता है कि एक पूरी रेस खत्म हो गई। सोल्जर्स एक्साइटेड हैं, पर लूक कॉशियस है। वो समझाता है कि उनकी एलीट ट्रूप्स गॉब्लिन वॉरियर्स को हरा सकती हैं, पर अगर दुश्मन के पास पूरी आर्मी है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ट्रेनिंग और स्किल्स से ही स्टैट्स बढ़ते हैं और बिना सही लेवल के अच्छा गियर भी यूज नहीं किया जा सकता। ये सिस्टम लोगों को बहुत जल्दी ओवरपावर्ड होने से रोकता है। अब क्योंकि सेंटोर्स हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें नया प्लान चाहिए। लूक कहता है कि वो अपने पॉइंट्स फिर से पूल करेंगे और बेस्ट गियर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को देंगे। हालांकि उसे शक है कि इस बार सब अग्री करेंगे या नहीं। एक्सप्लोरेशन के डे 36 पर कहानी वापस प्रोटैगनिस्ट की सेल में आती है। शामन वहां आता है और गार्ड को ऑर्डर देता है कि किसी भी गॉब्लिन को अंदर ना आने दे। शामन अंदर जाता है और प्रिजनर को फेस करता है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड है कि शामन सच में आया। शामन कहता है, ग्रेट शामन ने तुम्हारे एग्जीक्यूशन को अप्रूवल दे दी है। जैसे ही दुश्मन से निपट लेंगे तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करने का प्लान बना रहा हूँ। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है कि शामन बहुत हेल्पफुल है। शामन गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाने की धमकी देता है। इससे पहले कि वो मूव करे, प्रोटैगनिस्ट लिटिल चर्प को बुलाता है और वो स्पाइडर शामन के पीछे अपीयर होती है। शामन शॉक में फ्रीज हो जाता है। एक पल में स्पाइडर की ब्लेड उसके गले पर होती है। शामन के चेहरे से पसीना छूटने लगता है। वो हैरान है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है और वो रहम की भीख मांगने लगता है। बदले में खजाना देने का वादा करता है। प्रोटैगनिस्ट उसका मुंह वेब से बंद कर देता है। वो कहता है कि वो शामन को नहीं मारेगा क्योंकि उसे एक बॉडी डबल चाहिए। अगर जस्टिस के लिए जेल गया गॉब्लिन अचानक भाग जाता तो वो उसके गुनाह का सबूत लगता। लिन हाउ सबसे पहले लिटिल चर्प से कहता है कि वो उसे रस्सी से बांध दे ताकि लगे कि वो अभी भी कैदी है। फिर वो मिया को दूसरे कमरे में बो लेने भेज देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिया उसे सब्स्टिट्यूशन पिल लेते हुए देखे। अब वो असली शामन की तरफ मुड़ता है और कहता है, मेरे लिए तो सारे गॉब्लिन्स एक जैसे हैं, तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि तुम कौन हो। जेल के बाहर खड़े गार्ड्स को मारपीट की आवाजें आती हैं, पर उन्हें लगता है कि शामन उस कैदी की धुलाई कर रहा है। अंदर लिन हाउ शामन का सारा सामान छीन लेता है और उसकी मुंह में एक जूता ठूस देता है। शामन बेचारा डर जाता है कि जब वो वापस नहीं जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, पर लिन हाउ उसकी ये आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। वो पिल खाता है और शामन का रूप धार लेता है। असली शामन ये देखकर सदमे में चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जाति का दुश्मन अब उनके बीच घुस चुका है। लिन हाउ शामन से छिना हुआ एक आइटम चेक करता है जो एजिलिटी बढ़ाता है। वो उसे खुद पर टेस्ट करता है, पर उसके स्टैट्स नहीं बढ़ते। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उसे लिटिल चर्प को गिफ्ट कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि वो आइटम चर्प पर काम कर जाता है। सिस्टम समझाता है कि इंसान गियर यूज करते हैं पर मॉन्स्टर्स मैजिक आइटम्स। चर्प इतनी खुश हो जाती है कि अब वो और भी तेजी से जाले बुन सकती है। मिया वापस आती है और शामन को देखकर डर जाती है, पर लिन हाउ उसे यकीन दिलाता है कि ये वही लिन है और ये बस एक कर्स का असर है। भोली मिया मान जाती है। वो दोनों जेल से बाहर निकलते हैं। लिन हाउ गार्ड से कहता है कि उसने कैदी से निपट लिया है और अब कोई अंदर नहीं जाएगा। जब गार्ड पूछता है कि वो सेंटोर को कहां ले जा रहा है तो वो झूठ बोल देता है कि कैदी ने ये उसे गिफ्ट की है। लिन हाउ सीधा शामन के मेन एरिया में पहुंचता है, पर वहां ग्रेट शामन किंग को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी स्टैट्स खतरनाक थे, स्ट्रेंथ 21, स्पिरिट 12। सिस्टम वार्न करता है कि इसे हराने के लिए एक परफेक्ट स्ट्राइक चाहिए होगी। वहीं पास में दो इंसान खंबे से बंधे हुए थे। दोनों आपस में लड़ रहे थे। एक डर के मारे गद्दारी पर उतर आता है और शामन यानी लिन हाउ से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बाकी वॉरियर्स का ठिकाना बता दूंगा। उसका साथी गुस्से में था, पर वो गद्दार कहता है कि वो उन लोगों के लिए अपनी जान नहीं देगा जिन्होंने उसे सिर्फ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। लिन हाउ को समझ आता
है कि लूक ने अपना खेल शुरू कर दिया है और वो दूसरों के साथ अपनी ताकत शेयर कर रहा है, जो कि उसके पुराने स्वभाव के बिल्कुल उलट है। वहीं बंधे हुए दो लड़कों में से एक गद्दारी पर उतारू है, जबकि लॉरा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लिन हाओ उन्हें ध्यान से देखता है और डिसाइड करता है कि इन दो लूजर्स का वो फायदा उठा सकता है। वो एक गॉब्लिन गार्ड से कहता है कि वो इन दोनों को ले जा रहा है और गार्ड तुरंत मान जाता है। मिया को लगता है कि लिन हाओ एक बार फिर मासूमों को बचा रहा है, पर लिन हाओ का मकसद सिर्फ बिजनेस था। लिन हाओ जब एक गॉब्लिन से नेमलेस गॉड, जो कि वो खुद था, के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि भीड़ अभी भी उसकी स्पीच से हिली हुई है। रात होते ही लिन हाओ उन दोनों बंदी वॉरियर्स से बात करता है। वो नाटक करता है कि वो नेमलेस गॉड का ही साथी है और उसने उसे सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया ताकि ग्रेट शामन का गुस्सा ठंडा हो सके। अपनी बातों में वजन डालने के लिए वो फिर से वही हाई क्वालिटी लाउड स्पीकर निकालता है। वो एक इमोशनल कहानी सुनाता है। जब मैं इस गांव को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि कैसे आम गॉब्लिन्स हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं और नोबल्स मजे उड़ाते हैं। लाउड स्पीकर के असर से गॉब्लिन्स को लगने लगता है कि ये शामन लिन हाओ सच में उनका हितैषी है। गॉब्लिन्स थोड़े निराश थे कि ग्रेट शामन के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। तब लिन हाओ उन्हें एक मिसाल देता है। एक बड़ा कर्स्ड सर्कल है जिसमें सबकी जान निकाली जा रही है। एक गॉब्लिन बाहर से चिल्लाकर सबको जगाने की कोशिश करता है। क्या उसे जगाना चाहिए, भले ही जागकर उन्हें दर्द हो? वो बताता है कि नेमलेस गॉड वही गॉब्लिन है जिसने आग में कूदकर सबको जगाया और मिलकर उस कर्स को तोड़ा। गॉब्लिन्स ये सुनकर दंग रह जाते हैं। लिन हाओ उनका हाथ पकड़कर कहता है, हम सब बराबर हैं, मुझे ग्रेट शामन मत कहो। बस फिर क्या था, कबीले में बगावत की आग और तेज हो गई और एक नया विश्वास जन्म लेने लगा जिसे दवा ऋषि कहा गया, जो गॉब्लिन्स की एकता पर टिका था। जैसे ही लिन हाओ मिया के साथ बाहर निकलता है तभी ढेर सारी गॉब्लिन औरतें उसके पास दौड़ती हुई आती हैं। गॉब्लिन औरतें गुस्से में आग बबूला थीं। उन्होंने लिन हाओ, जो शामन के रूप में था, पर इल्जाम लगाया कि उसने नेमलेस वन को जेल में डालकर बहुत बुरा किया है। लिन हाओ पहले तो थोड़ा हड़बड़ा गया, पर तभी एक औरत उसके बचाव में कूद पड़ी। देखते ही देखते ये बहस स्मूथ टॉकिंग का मुकाबला बन गई। सिस्टम ने भी मजे लिए कि ये औरत लिन हाओ की मीठी बातों में इतनी फंस चुकी है कि अब वो उसके हर गलत काम को सही मान रही है। लिन हाओ उन्हें शांत करता है और उन्हें अकेले में ले जाकर एक नई कहानी सुनाता है। वो उन्हें रुला देता है ये कहकर कि उसने नेमलेस वन को जेल में सिर्फ इसलिए डाला ताकि उसे मौत की सजा से बचाया जा सके। वो कहता है, नोबल्स ने उसकी रेप्यूटेशन खराब कर दी है। अगर हमें उसे बचाना है तो ग्रेट शामन को दिखाना होगा कि नेमलेस वन एक नेक दिल गॉब्लिन है। उसने अपना लाउड स्पीकर निकाला और ऐलान किया कि उसके पास नेमलेस वन का पवित्र हथियार है और वो उसे हर हाल में आजाद कराएगा। लेकिन असली चालाकी तो अब शुरू हुई। इन औरतों को भड़काने के बाद वो सीधा नोबल्स के पास गया और रिपोर्ट दी कि कुछ लोग बगावत की तैयारी कर रहे हैं। नोबल्स ने उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने वक्त रहते उन्हें वार्न कर दिया। डे 39 आ गया और गॉब्लिन औरतों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वो चिल्लाने लगी कि शामन को धोखा दिया गया है और कबीले को इंसाफ चाहिए। दूसरी तरफ लिन हाओ अपने छुपे हुए सोल्जर्स को शांत रहने को कहता है। अभी हथियार मत निकालो, वरना नोबल्स को लगेगा कि हम जंग करने आए हैं। हमें लोगों को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। तभी नोबल्स वहां पहुंच गए और गुस्से में सबको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ तक कि कुछ नोबल गॉब्लिन्स को भी पकड़ लिया गया। लिन हाओ ने देखा कि लोहा गर्म है। उसने अपनी फोर्सेस को अंदर बुलाया। नोबल्स दंग रह गए। वही बंदा जिसने उन्हें वार्न किया था अब भीड़ का साथ दे रहा था। एक नोबल ने बोलने की कोशिश की, पर लिन हाओ ने मौका ही नहीं दिया। उसने मिया को इशारा किया और मिया के एक ही तीर ने उस नोबल को धूल चटा दी। लिन हाओ ने दहाड़ते हुए कहा, हमने इनके साथ तमीज से बात करने की कोशिश की, पर ये नहीं माने। अब हम लड़ेंगे और नेमलेस वन को आजाद कराएंगे। पूरे कबीले में आग लग चुकी थी। लिन हाओ भीड़ को लीड करते हुए जेल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी एक तीर ठीक लिन हाओ के पैरों के पास आकर गिरा। एक भयानक वार्निंग आई। एक कदम और आगे बढ़ाया तो बिना रहम के मारे जाओगे। औरतें डर गईं क्योंकि ये आवाज कबीले के सबसे ताकतवर वॉरियर की थी। पर लिन हाओ को इससे क्या? उसका मकसद तो गॉब्लिन्स को आपस में लड़वाना ही था। उसने भीड़ को और भड़काया। चाहे हमारे सामने कितनी ही बड़ी आर्मी क्यों ना खड़ी हो, जो नेमलेस वन को आजाद करना चाहते हैं वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। गॉब्लिन औरतें अपने हथियार उठा लेती हैं और क्रांति फटने ही वाली होती है।
दूसरी तरफ ग्रेट शामन प्रार्थना कर रहा होता है जब उसका एक सेवक दौड़ता हुआ आता है। वो रिपोर्ट देता है कि वही शामन जिसका रूप लिनहाओ ने लिया है भीड़ को लीड कर रहा है और गार्ड्स उन्हें रोक नहीं पा रहे। ग्रेट शामन दंग रह गया क्योंकि उसे लगता था कि वो शामन भरोसेमंद है। उसने गुस्से में पूछा, आखिर इतने सारे लोग एक बाहरी की बातों में कैसे आ गए? लीडर ने अपना एंसेस्ट्रल टोटम, एक पवित्र निशानी निकाला और एक खास वॉरियर को दिया। उसने ऑर्डर दिया, इस टोटम को लेकर जाओ और सब कुछ कंट्रोल में करो। वहीं पास में छुपा हुआ ल्यूक का ग्रुप ये सब देख रहा था। ल्यूक के साथी खुश थे कि गॉब्लिन्स आपस में लड़ रहे हैं। ये हमला करने का सही मौका है। मैदान में जैसे ही टोटम वाला वॉरियर पहुंचा, सब कुछ थम गया। उसने ऐलान किया कि उसके पास पूर्वजों का टोटम है और वो शामन का संदेश लाया है। सिस्टम ने लिनहाओ को वार्न किया, ये वॉरियर उस शामन से नफरत करता है जिसका रूप तुमने लिया है और इसके पास खतरनाक गियर है। वॉरियर ने भीड़ से कहा कि ग्रेट शामन ने सबको माफ कर दिया है और सब अपने घर लौट जाएं। गॉब्लिन्स भोले थे, वो तुरंत मानने लगे। लिनहाओ ने देखा कि उसकी मेहनत पर पानी फिर रहा है तो उसने तुरंत अपनी चाल बदली। उसने बड़े प्यार से कहा, बिल्कुल सही, हमें जश्न मनाना चाहिए। मैं अभी जेल से नेमलेस वन को लेकर आता हूँ ताकि वो खुद सबसे बात कर सके। वॉरियर थोड़ा हिचकिचाया पर लिनहाओ की बातों में आकर उसके साथ अंदर चला गया। अंदर जाते वक्त वॉरियर ने लिनहाओ से कहा कि उसे पहले लगता था कि वो शामन सिर्फ मजे करने वाला आलसी है, पर आज की चालाकी देखकर वो दंग है। उसने लिनहाओ को धमकी दी, इससे पहले कि मैं अपना दिमाग बदल लूं, थंडर ट्राइब छोड़कर चले जाओ। लिनहाओ को गुस्सा आया। उसने तुरंत लिटिल चिर्प को इशारा किया और पलक झपकते ही उस वॉरियर को ढेर कर दिया। लिनहाओ बाहर आया पर वो अकेला नहीं था। उसने उसी पिटे हुए असली शामन को, जिसे उसने पहले जेल में डाला था, भीड़ के सामने फेंका और मेगाफोन में चिल्लाया, शामन ने नेमलेस वन का कत्ल कर दिया है। इस कबीले ने एक मासूम को मार डाला। पूरी भीड़ सुन्न हो गई। गार्ड्स चिल्लाए, ये झूठ है, तुम ही तो अंदर गए थे, और टोटम बेरर कहां है? लिनहाओ ने रोने का नाटक करते हुए कहा कि शामन कभी उसे बचाना ही नहीं चाहता था, वो बस सब कुछ छुपाना चाहता था। लिनहाओ ने अपनी बाहें फैलाईं और दहाड़ते हुए कहा, मैं इस बलिदान की कसम खाता हूं, हम नेमलेस वन का बदला लेंगे और इस सड़ी गली व्यवस्था को मिटा देंगे। बस फिर क्या था? गॉब्लिन्स गुस्से में अंधे हो गए। उन्होंने गार्ड्स की एक ना सुनी और चीखते हुए आगे बढ़े, इन खटमलों को खत्म कर दो, इस किले को गिरा दो, ये कबीला नाइंसाफी पर टिका है। गार्ड्स घबरा गए। लिनहाओ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे यही केओस चाहिए था ताकि वो अपना असली मकसद पूरा कर सके। आम गॉब्लिन सिविलियंस भले ही कमजोर थे, पर आजादी का जुनून उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। तीर और भाले लगने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे और सीधा ग्रेट शामन के महल तक पहुंच गए। लिनहाओ का असली गोल था पोर्टल को तबाह करना और मेन मिशन खत्म करना। वो बस सीढ़ियों से ऊपर भागने का मौका ढूंढ रहा था। तभी एक दूसरे शामन ने आकर लिनहाओ को सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया। उसने स्नियर करते हुए कहा, अगर तुम हार मान लो तो शायद तुम्हें माफी मिल जाए। लिनहाओ ने पूछा, और मेरे साथियों का क्या? शामन बोला, इन बागियों को तो एक एक करके मौत के घाट उतारा जाएगा। सिस्टम ने तुरंत वार्न किया, ये कोई माफी नहीं दे रहा, ये बस तुम्हें मारने का सही मौका ढूंढ रहा है। एक मासूम गॉब्लिन ने लिनहाओ से गिड़गिड़ाकर कहा, सर प्लीज सरेंडर कर दीजिए, चाहे हम मर जाएं, पर आपका जिंदा रहना जरूरी है। शामन ने मजाक उड़ाया, इन बेवकूफों के साथ दफन होने से अच्छा है हार मान लो। पर लिनहाओ ने एक जोरदार स्पीच दी, तुम्हारे लिए ये सिर्फ बागी हैं, तुम्हारे पैरों के नीचे दबी हुई चींटियां, पर मेरे लिए ये मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। हमने इस नाइंसाफी को मिटाने की कसम खाई है। आज या तो तुम रहोगे या हम। गॉब्लिन्स ये सुनकर काफी इमोशनल हो गए। तभी एक गॉब्लिन भागता हुआ आया और चिल्लाकर खबर दी कि हेयरलेस टू लेगेड क्रीचर्स, इंसान, ने किले के दरवाजे पर हमला कर दिया है। उनका कमांडर लूक एक अजीब बैरियर के पीछे सेफ था और उनकी आर्मी ने जनरल्स को भी ढेर कर दिया था। गॉब्लिन्स डर गए। लिनहाओ ने सोचा, अच्छा तो लूक भी आ गया रायता फैलाने, बहुत सही। लिनहाओ ने तुरंत एक नया प्लान बनाया। उसने कहा, मैं इन इन्वेडर को रोकने के लिए आर्मी को लीड करूंगा, बाकी हिसाब बाद में करेंगे। उसका प्लान साफ था, आर्मी को महल से दूर ले जाओ ताकि ग्रेट शामन अकेला रह जाए। शामन को गुस्सा तो बहुत आया कि ये बागी अब कमान संभालना चाहता है, पर बाहरी हमला ज्यादा बड़ा खतरा था। शामन ने एक चालाकी भरी चाल चली। उसने ऐलान किया, जो भी बागी एक इन्वेडर को मारेगा
उसे नोबल बना दिया जाएगा। गॉब्लिन्स तुरंत लालच में आ गए, पर शामन ने एक शर्त रखी। उसने लिन हाउ की तरफ उंगली उठाई और कहा, लेकिन ये रूल तभी लागू होगा जब तुम मुझसे एक सीक्रेट डुअल करोगे और अपनी गुनाहों का हिसाब चुकाओगे। उसके सपोर्टर समझ गए कि शामन अब लिन हाउ को अकेले में खत्म करने वाला है। शामन का कोई इरादा नहीं था किसी को नोबल बनाने का। वो बस लिन हाउ को अकेले में लाकर मार देना चाहता था ताकि बगावत खत्म हो जाए। शामन को लग रहा था कि लिन हाउ का शरीर कमजोर है, इसलिए वो काफी कॉन्फिडेंट था। लिन हाउ ने देखा कि भीड़ के मन में लालच आ गया है। वो सब दबे कुचले रहने के बजाय खुद नोबल बनकर दूसरों पर राज करना चाहते थे। सिस्टम ने ठंडी सांस भरी। लालच दिमाग खराब कर देता है। लिन हाउ ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसके वफादार साथी रो पड़े, नहीं, ये एक ट्रैप है, वो तुम्हें मार डालेगा। पर लिन हाउ ने फिर से वही इमोशनल एक्टिंग की। अगर मेरे मरने से कबीले को इंसाफ मिलता है तो मुझे कोई गम नहीं। डारीस के फॉलोअर्स मेरे जाने के बाद अपने उसूलों को मत भूलना। उसके दुश्मन सोल्जर्स भी ये देखकर उसकी इज्जत करने लगे। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में लाशें बिछी हुई थी। लूक की टीम तबाही मचा रही थी। एक गॉब्लिन जो खुद को बहुत पावरफुल समझ रहा था, वो लूक की बड़ी तलवार के सामने टिक नहीं पाया। लूक ने बिना रहम दिखाए उसे ढेर कर दिया और अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का इशारा दिया। लिन हाउ और शामन सीक्रेट ड्यूअल हॉल पहुंचे। गॉब्लिन कल्चर में ड्यूअल के वक्त स्लेव साथ रह सकता था, इसलिए मिया उसके साथ थी। शामन ने मजाक उड़ाया, पावर पाने के लिए रेबेलियन शुरू करना? तुम्हारी टेक्निक काफी यूनिक है। लिन हाउ ने उसकी बातों को इग्नोर किया और मिया से कहा, अब नाटक की जरूरत नहीं है, ये लो और अपनी ताकत बढ़ाओ। शामन कंफ्यूज था, एक सेंटोर स्लेव भला क्या कर लेगी? पर अगले ही पल तीरों की बारिश शुरू हो गई। शामन दंग रह गया, ये सेंटोर एबिलिटीज कैसे यूज कर रही है? लिन हाउ ने कहा, सिस्टर मिया बिल्कुल मत रुकना, एक्सप्लोसिव एरोज का इस्तेमाल करो। मिया ने मुड़ने वाले तीर चलाए जो टारगेट का पीछा करते हैं। 2 तीर हवा में टकराए और एक बड़ा धमाका हुआ। शामन बच तो गया, पर वो समझ गया कि उसने इन दोनों को हल्का लिया था। सिस्टम ने वार्न किया कि शामन ने पूर्वजों का कवच यूज किया है, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। शामन के शरीर से भयानक एनर्जी निकलने लगी। सिस्टम ने बताया कि शामन का बैरियर अभी भी 25% शील्ड ड्रेन कर सकता है। शामन ने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सस्ती ट्रिक्स मुझे हरा देंगी? लिन हाउ ने मिया को ऑर्डर दिया कि वो शामन के नीचे वाले हिस्से को निशाना बनाए। मिया थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि वो अपने ही रेस के किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर लिन हाउ ने उसे याद दिलाया, बदले के लिए बलिदान देना पड़ता है, भले ही वो तुम्हारी रेस का है, पर फिलहाल वो हमारा दुश्मन है। शामन हंसने लगा, क्या मेरे ऊपर सवार होने से कुछ बदल जाएगा? पर मिया रुकने वाली नहीं थी। वो लिन हाउ को अपनी गोद में लेकर दुश्मन की तरफ लपकी और खुद को ढाल बनाकर उसे बचाया। फिर लिन हाउ के कहने पर मिया ने उसे पूरी ताकत से शामन की तरफ उछाल दिया। ऊपर से मिया ने मुड़ने वाले एक्सप्लोसिव एरोज की बौछार कर दी। शामन धमाके और धुएं से बाहर निकला। उसे लगा वो बच गया है, पर धुएं के अंदर से अचानक लिटिल चर्प निकल कर आई और उस पर हमला कर दिया। शामन को लगा उसने ब्लॉक कर लिया है, क्योंकि उसका शरीर सीक्रेट आर्ट से लोहे जैसा सख्त हो चुका था। शामन ने अपनी असली शक्ति पुकारी, लाइटनिंग शामन स्पिरिचुअल समन। एक झटके में चर्प पीछे फेंक गई, पर उसने जाले फेंक कर खुद को संभाल लिया। शामन चिल्लाया, अब बहुत देर हो चुकी है। सिस्टम ने वार्न किया कि शामन अब लेवल 2 से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और वो अनप्रेडिक्टेबल लॉन्ग रेंज अटैक्स कर सकता है। लिन हाउ ने सोचा, हर बॉस की कोई ना कोई कमजोरी होती है, मुझे बस वो ढूंढनी है। शामन ने लिटिल चर्प पर हमला किया। चर्प ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो हेड ऑन मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वहीं मिया भी जख्मी होकर गिर पड़ी, पर लिन हाउ ने उसे बचा लिया। तभी सिस्टम ने एक क्लू दिया, ये फॉर्म बहुत स्ट्रांग है, पर ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। खत्म होते ही शामन बहुत कमजोर हो जाएगा। लिन हाउ ने शामन को उकसाते हुए कहा, ग्रेट शामन, तुम्हारे पास पूर्वजों की ताकत है, पर हमने हार नहीं मानी। मुझे पहले से पता था तुम्हारी पावर कैसे काम करती है। शामन हैरान था क्योंकि उसे देखने वाले सब मर चुके थे। तभी पीछे से लिटिल चर्प एक पर्पल रोशनी के साथ प्रकट हुई। उसने अपनी डेथ स्किल मर्सी ऑफ द मदर गॉडेस ऑफ डिजायर एक्टिव की। शामन ने अपनी पूरी स्पिरिट डिफेंस लगा दी। लिन हाउ ने चिल्लाकर कहा, ऑल राइट सिस्टर, मोरल बूस्ट, 1 more point in strength and agility। एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ, आग फैल गई, ग्लिटर गिरने लगा और चर्प ने अपनी फॉरेस्ट स्किल भी निकाल दी। धमाका इतना बड़ा था कि शामन ढेर हो गया। चर्प थक कर गिर पड़ी। उसने अपनी बॉस स्किल यूज कर ली थी।
लिनहाओ ने देखा कि शामन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वो हैरान था कि इतने पीस कैसे हो गए। शायद उसने जो गियर पहना था उसने उसके शरीर को और भी सख्त बना दिया था, पर चर्प की ताकत के सामने वो भी नहीं टिका। लिटिल चर्प दबे पांव आगे बढ़ती है और शामन के दांत निकालकर लिनहाओ को दे देती है। ये एक और पेंडेंट था। लिनहाओ सोचता है, क्या सारे गॉब्लिन्स यही पहनते हैं? चर्प उसे बड़े लालची नजरों से देखती है, जैसे वो उसे खुद के लिए चाहिए हो। लिनहाओ बिना सवाल किए उसे वो दे देता है। आखिर वो उसकी सबसे बेस्ट वॉरियर जो थी। सिस्टम बताता है कि भले ही चर्प थकी हुई है और उसकी एजिलिटी अभी सिर्फ 10 दिख रही है, पर उसके शरीर ने उस आइटम की पावर अब्सॉर्ब कर ली है। वो अब एक आम स्पाइडर नहीं रही, बल्कि उसकी ग्रोथ और एवोल्यूशन शुरू हो चुकी है। लिनहाओ को समझ नहीं आता कि ये हिडन पावर 20 क्या है, पर सिस्टम पर भरोसा करके वो मिया की तरफ मुड़ता है। मिया अभी भी उस मरे हुए सेंटावर के लिए रो रही थी, जिसे शामन ने बैटल मेमोरी के लिए यूज किया था। वो लिनहाओ से गिड़गिड़ाती है कि उसे बचा लो, पर लिनहाओ दुखी होकर समझाता है कि कॉलर यूज होने के बाद उसे बचाना नामुमकिन है। मिया को संभालते हुए वो कहता है, सिस्टर मिया, अब सबसे जरूरी काम है टेंपल के बीच में लगे ऑल्टर को तबाह करना। जब तक वो है, गॉब्लिन्स आते रहेंगे और सेंटावर्स पर जुल्म होता रहेगा। ये सुनते ही मिया की आंखों में आग लग जाती है और वो मिशन के लिए तैयार हो जाती है। इधर मैदान जंग में ल्यूक अपने साथी वॉरियर्स को भाषण दे रहा है। वो कहता है कि उन्हें गॉब्लिन्स की पैदाइश का जरिया, सोर्स मिल गया है और अब विक्ट्री दूर नहीं है। उसका लिटिल ट्रम्पेट काम कर रहा था और उसकी आर्मी पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। इंसान और गॉब्लिन्स एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी ऑल्टर से एक पर्पल एनर्जी निकलनी शुरू होती है और आसमान से बिजली कड़कती है। ये बिजली मैदान में लड़ रहे गॉब्लिन्स को एक एल्डर बफ देती है, जिससे जंग का पलड़ा गॉब्लिन्स की तरफ झुकने लगता है। ल्यूक ये देखकर खुद फ्रंट लाइंस पर कूद पड़ता है और चिल्लाता है, भाइयों मेरे पीछे आओ। ऑल्टर के पास लिनहाओ उस अजीब ऑरा को देखकर हैरान है। वो बिना वक्त गवाए लिटिल चर्प को हमला करने का ऑर्डर देता है। चर्प ऑल्टर पर तलवारें चला देती हैं और उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, पर वो पर्पल एनर्जी उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय उन्हें पावर अप कर रही थी। सिस्टम वार्न करता है, ये एनर्जी ग्रोथ तेज करती है, पर ज्यादा मत लेना। लिनहाओ देखता है कि चर्प के जख्म भर रहे हैं और वो और भी ताकतवर हो रही है। मिया भी हील हो रही थी, पर वो चर्प की तरह स्ट्रेंथन नहीं हो रही थी। लिनहाओ को लगता है कि ये ऑल्टर सिर्फ हील करने के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी चीज को जन्म देने के लिए है। लिटिल चर्प को तो जैसे इस पर्पल एनर्जी से प्यार हो गया था। वो उसके और पास जाने लगी। सिस्टम ने फिर से वार्न किया कि वो इस एक्स ब्रेथ की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही है, जिससे उसके स्टैट्स बढ़ रहे हैं, पर ये उसके लिए खतरनाक हो सकता था। लिनहाओ सोचने लगा, आखिर ये एक्स चीज क्या है? तभी उसके हाथ पर बना निशान लाल हो गया। चर्प हद से ज्यादा एनर्जी सोख रही थी और उसकी स्ट्रेंथ 13 से 15 और एजिलिटी 18 से 21 पहुंच गई। सिस्टम ने ऐलान किया, अगर इसने एब्सॉर्प्शन नहीं रोका या लेवल 2 पर नहीं पहुंची तो ये फट जाएगी। लिनहाओ जोर से चिल्लाया, चर्प, इस ऑल्टर को अभी के अभी खत्म करो, यहां से निकलना होगा। चर्प ने अपनी पूरी जान लगाकर ऑल्टर पर वार किया, पर वो नहीं कूटा। लिनहाओ ने मिया को भी तीर चलाने को कहा, पर वो थककर चूर हो चुकी थी। आखिरी दम पर स्पाइडर गर्ल ने अपनी बची कुची सारी ताकत इकट्ठी की और ऑल्टर के 2 टुकड़े कर दिए, जिससे एक भयानक धमाका हुआ। ऑल्टर के टूटते ही मैदाने जंग में लड़ रहे गॉब्लिन्स का ऑरा गायब हो गया। ल्यूक ने मौका देखकर एक गॉब्लिन को जोरदार पंच मारा और दुश्मन आर्मी भागने लगी। ल्यूक ने जब अपना मिशन चेक किया तो वहां डिस्ट्रॉय द ऑल्टर अभी भी 0/1 दिखा रहा था, पर अचानक वो अपडेट होकर 1/1 कंप्लीटेड हो गया। ल्यूक ने अपने आर्मियों से कहा, भाइयों, पहला पार्ट पूरा हुआ, अब मेरे साथ किले के अंदर चलो और उस ऑल्टर को पूरा तबाह करके सारा रिवॉर्ड हमारा होगा। लेकिन असलियत तो ये थी कि लिनहाओ वहां आराम से बैठा था और उसकी दोनों शॉर्ट टर्म मिशंस पूरी हो चुकी थी। सिस्टम ने बताया कि रिवॉर्ड्स का कैलकुलेशन सब खत्म होने के बाद होगा। लिनहाओ को पता था कि लूक की टीम ऊपर आ रही है, इसलिए उसे जल्दी निकलना होगा। लूक जब सीढ़ियां चढ़ रहा था तभी सिस्टम का एक मैसेज चमका, मेन मिशन कंप्लीट हो चुका है और पर्सनल कंट्रीब्यूशन जल्द ही कैलकुलेट किया जाएगा। लूक का चेहरा उतर गया, क्या मैं तो अभी तक ऑल्टर तक पहुंचा भी नहीं। उसे लगा किसी ने जंग का फायदा उठाकर पीछे से ये काम कर दिया है। जब सिस्टम ने बताया कि ल्यूक 2nd रैंक पर आया है तो वो गुस्से में पागल हो गया। जिसने भी मेरा पहला रिवॉर्ड चुराया है वो इसकी कीमत चुकाएगा। सोचिए, अगर वहां लिनहाओ का नाम आ जाता तो क्या होता। लिनहाओ का पर्सनल कंट्रीब्यूशन 1st रैंक पर था। उसने देखा कि रिवॉर्ड में उसे एक रेड अगाथा ट्रेजर चेस्ट मिला है, जो सबसे हाईएस्ट रैंक का होता है।
रेड चेस्ट में 90% चांस गोल्ड आइटम का और 10% चांस रेड आइटम का होता है। लिन हाउ ने बिना इंतजार किए चेस्ट को खोला और एक शानदार सुनहरी रोशनी चमकी। अंदर से एक छोटा सा आइटम निकला, फ्लाइंग क्लाउड। लेवल 1 पर यह सिर्फ जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर सकता था, पर पहाड़ों को पार करने के लिए बेस्ट था। लिन हाउ खुश हो गया कि अब उसे भागने के लिए हर बार स्पाइडर गर्ल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही उसने क्लाउड को एक्टिवेट किया, वो हवा में तैरने लगा। मिया ये देखकर हैरान रह गई और कुछ बोलने लगी जो लिन हाउ को समझ नहीं आया। तभी लिन हाउ को याद आया कि पिल का असर खत्म हो चुका है। मिया पूरी तरह कंफ्यूज थी। एक पल पहले जो गॉब्लिन दिख रहा था वो अब एक इंसान बन चुका था। सिस्टम ने चुटकी ली कि इतना बड़ा बदलाव देखने के बाद भी भोली मिया उससे डर नहीं रही थी। वो सच में बहुत मासूम थी। लिन हाउ ने तुरंत एक और पिल खाई ताकि वो उससे बात कर सके। उसने मन में सोचा कि उसने मिया के कबीले का बदला ले लिया है और उसे जो चाहिए था वो दिला दिया है, तो अब उनका रिश्ता और मजबूत हो चुका है। लिन हाउ को पूरा यकीन था कि अगर मिया को उसका झूठ पता चल भी गया तो वो ज्यादा बुरा नहीं मानेगी। उसने मिया से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और ये कर्स का असर है जो अब पहले से बेहतर हो गया है। भोली मिया ने उसकी इस बात पर भी यकीन कर लिया और सिस्टम ने उसे फिर से बहुत ज्यादा भोली कहा। फिर उसने हवा में तैरते हुए बादल की तरफ इशारा करके पूछा कि ये क्या है। लिन हाउ ने बिना रुकावट के एक और झूठ पेल दिया। उसने कहा कि जब उन्होंने गॉब्लिन ट्राइब का खात्मा किया तो पुराने एंशिएंट सेंटोर्स ने उसके सपने में आकर उसे ये बादल गिफ्ट किया है। मिया ने भोलेपन से पूछा, वो एंशिएंट सेंटोर्स कहाँ हैं? लिन हाउ ने बात को घुमाते हुए कहा, वो बस मेरे दिमाग में एक विजन की तरह आए थे। ये सुनकर मिया थोड़ी उदास हो गई क्योंकि वो भी उनका कोई संदेश सुनना चाहती थी। लिन हाउ को थोड़ा बुरा लगा और उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। लिन हाउ सोच रहा था कि मिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना फायदेमंद हो सकता है, पर दिक्कत ये थी कि उसका लेवल अभी बहुत कम था। तभी लिटिल चॉप वहाँ बड़े घमंड से आती है, पर लिन हाउ उसे शांत कराता है और कहता है कि आगे उसे और भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। चॉप खुश होकर उससे अटेंशन लेने लगती है, पर मिया अभी भी डरी हुई और शर्मीली थी। उसने बताया कि पहले उनका किंगडम बहुत अमीर और ताकतवर था, पर फर्स्ट किंग के गायब होने के बाद वो आपस में लड़ने लगे और गॉब्लिन्स ने उन पर कब्जा कर लिया। मिया ने निराश होकर कहा कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है और वो इसे पास नहीं कर पाएगी। वो अभी भी लिन हाउ को एक सेंटोर समझ रही थी, इसलिए उसने कहा, लिन, तुमने ग्रेट शामन को हराया है, इसलिए मेरी जगह तुम ये टेस्ट दे दो। लिन हाउ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सेंटोर किंग ने तुम्हें चुना है, मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता और शामन को हराना तुम्हारी मदद के बिना नामुमकिन था। तुम इसके पूरे काबिल हो। तुम जाओ और रानी बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लिन हाउ मन ही मन सोच रहा है कि जब ये रानी बन जाएगी तब कॉन्ट्रैक्ट करने का असली मजा आएगा। मिया खुश भी थी और थोड़ी शर्माती भी है। लिन हाउ ने उसे वहां रुकने को कहा और कुछ लेने चला गया। दूसरी तरफ लूक और उसकी टीम जब ऑल्टर के पास पहुंचे तो उन्हें वो पहले से ही तबाह मिला। लूक ने भाषण देकर अपनी टीम को बचे हुए गॉब्लिन्स को मारने के लिए भेज दिया ताकि वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमा सकें और ये पता लगा सकें कि ऑल्टर किसने तोड़ा है। वहीं मिया अकेले में बड़ी बड़ी सपने देख रही थी, डे ड्रीमिंग। वो सोच रही थी कि जब वो रानी बन जाएगी तो लिन उसका सबसे वफादार योद्धा बनेगा जो हमेशा कहेगा, माय क्वीन, जो भी आपको छुएगा उसे पहले मेरी तलवार से गुजरना होगा। बेचारी मासूम लड़की जिसे अभी एक लकड़ी पकड़नी भी नहीं आती थी, वो इतने बड़े ख्वाब देख रही थी। तभी लिन हाउ वहां वापस आता है, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और गुलाम बनाए गए सेंटोर्स थी। गॉब्लिन्स का कर्स हटने की वजह से वो वायलेंट तो नहीं थे, पर उनका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो चुका था। वो सेंटोर्स अब सिर्फ शिकार कर सकते थे और खाना खा सकते थे। उनका दिमाग पूरी तरह जा चुका था। फिर भी लिन हाउ ने मिया से कहा कि ये उसके अपने लोग हैं और सेंटोर किंगडम को फिर से खड़ा करने में ये उसकी मदद करेंगे। जाते जाते लिन हाउ ने उसे एक आखिरी तोहफा दिया, एक कम्युनिकेटर। उसने समझाया, अगर तुम कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंसो तो बस मेरा नाम लेना, मैं सुन लूंगा। ये एक वाइट क्रेड कम्युनिकेटर था जो सिर्फ 10 बार काम कर सकता था। लिन हाउ ने सोचा, मेरे सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, पर मिया के लिए इतना तो बनता है। मिया ने खुशी खुशी उसे गले से लगा लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। सीन शिफ्ट होता है ल्यूक की टीम की तरफ। सबको मिशन ज्वाइन करने के 50 पॉइंट्स मिल चुके थे और अब रैंकिंग्स अनाउंस होने वाली थी। ल्यूक ने टेंट में अपने साथियों से कहा, जिसने बॉस को मारा और ऑल्टर तबाह किया वो हमारी टीम का नहीं है। ये सुनकर सब नर्वस हो गए। ल्यूक ने शातिरपन दिखाते हुए कहा कि वो उस बंदे को खुद ढूंढेगा क्योंकि वो कोई बहुत
ताकतवर शख्स हो सकता है। तभी चश्मे वाले लड़के ने एक सस्पेक्ट की तरफ इशारा किया, कोई ऐसा बंदा जिसने 0 से स्टार्ट किया और अचानक रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया। उसी वक्त एक गॉब्लिन किले की सीढ़ियों से चिल्लाते हुए ऊपर भागा, पर वहां शामन गायब था। शामन पहले ही मारा जा चुका था। अंदर से एक नया योद्धा निकलता है जिसने गॉब्लिन लीडर असैसिन का अचीवमेंट पूरा किया था। उसे रिवॉर्ड में एक पर्पल एगाथा चेस्ट मिला था। उसने जब रैंकिंग्स चेक की तो उसे डर लगा कि कहीं वो इतना ऊपर ना पहुंच जाए कि दुश्मन की नजर में आ जाए। इस बंदे के पास एक सीक्रेट क्लास थी, यूजर ऑफ द 5 एलिमेंट्स। वो मिट्टी के जरिए कहीं भी बिना निशान छोड़े आ जा सकता था। वहां लूक की टीम में बहस चल रही थी। ब्लू हेड गर्ल सुयिन, जो पहले एक कॉप थी, ने बॉडीज का इन्वेस्टिगेशन किया। उसने बताया कि कत्ल तीरों और तलवार के वार से हुआ है। इसका मतलब हमला करने वाला इन्हीं दोनों वेपन्स का इस्तेमाल करता है। उसने कहा, जिसने ये किया है वो वहीं था जब कबीले पर हमला हुआ। अब वापस आते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट लिन हाउ पर। उसने अब एक नया स्पाइडर थीम्ड गियर पहन लिया था क्योंकि उसके पुराने कपड़े फट चुके थे। मिशन खत्म करके वो शॉप पर गया, पर उसके पास एक भी पॉइंट नहीं बचा था। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि लोगों की एक भारी भीड़ एक नोटिस बोर्ड के पास जमा है। सब दंग थे कि कौन है वो बंदा जिसे 400 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला है। लिन हाउ उत्सुकता में वहां गया और नोटिस पढ़ा। नोटिस पर लिखा था कि एक योद्धा ने अकेली गॉब्लिन लीडर को ढेर कर दिया और उनकी पूरी आर्मी को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। लिन हाउ मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि वो योद्धा वही है। नोटिस बोर्ड पर ऐलान था कि उस गुमनाम योद्धा को ढूंढने वाले को 400 पॉइंट्स मिलेंगे। लिन हाउ को रिवॉर्ड तो पसंद आया, पर वो खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। जब उसने ध्यान से देखा कि नोटिस पर बनी स्केच उससे बिल्कुल नहीं मिलती, तो उसने चैन की सांस ली। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो लिन थी। लिन हाउ ने तुरंत उसका स्टेटस चेक किया। सिस्टम ने बताया कि लिन उसे देखकर खुश तो है, पर उसके अंदर कोई और गहरी बात छुपी है। लिन हाउ ने सोचा, मुझे हर बार स्टेटस चेक करना बंद करना चाहिए, पर औरतों के मन की बात समझना वैसे भी मुश्किल है। उसने लिन से उसका हाल चाल पूछा। लिन ने कहा वो ठीक है, पर उसने लिन हाउ से पूछा, तुम परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी मदद कर सकती है। लिन पहले से काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। तभी अचानक गॉडेस प्रकट हुई। उसने सबको बधाई दी कि उन्होंने मिशन का पहला पार्ट पूरा कर लिया है, पर साथ ही एक वार्निंग दी, अगला पार्ट बहुत खतरनाक है, इसलिए अब टीम बनाकर लड़ना जरूरी है। नई मिशन का नाम था स्ट्रेंथ इन नंबर्स। हर वॉरियर को 3 दिन के अंदर एक ग्रुप बनाना था, वरना वो मिशन से बाहर हो जाएंगे। टीम रजिस्टर करने की फीस थी 400 पॉइंट्स। लिन हाउ को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वो अकेले ज्यादा अच्छा खेलता था, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी असली ताकत छुपाई तो उसे किसी कमजोर टीम में डाल दिया जाएगा। लिन हाउ ने लिन को पट्टी पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, तुम तो इतनी स्ट्रांग हो, तुम्हारी तो टीम पहले से ही तैयार होगी। पर लिन ने झिझकते हुए कहा कि वो दूसरी टीम ज्वाइन करने की सोच रही थी। लिन हाउ को हैरानी हुई कि लिन, जो हमेशा अकेली सरवाइव करती आई थी, वो अब डर क्यों रही है। उसे समझ आया कि शायद लिन की पुरानी टीम मारी गई है, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस कमजोर है। लिन हाउ ने अपनी इमोशनल एक्टिंग शुरू की। उसने कहा, बड़ी बहन चर्प भले ही स्ट्रांग है, पर मैं तो बस एक सपोर्ट क्लास हूँ। जब वो लड़ती है मैं डर के मारे कहीं छुप जाता हूँ। जब गॉडेस ने टीम बनाने को कहा तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। लिन का प्रोटेक्टिव साइड जाग गया। उसने लिन हाउ का हाथ पकड़ा और कहा, अगर मेरी वजह से तुम खतरे में हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सिस्टम ने चुटकी ली, तुम बहुत बड़े शैतान हो, तुम्हारा ड्रामा काम कर गया। लेकिन अब एक नई मुसीबत थी। टीम रजिस्ट्रेशन के लिए 400 पॉइंट्स चाहिए थे। लिन हाउ के पास 0 था और लिन के पास सिर्फ 100। लिन ने परेशानी में पूछा, अब हम इतनी जल्दी 300 पॉइंट्स कहां से लाएंगे? अभी वहां एक मोटा सा लड़का आया जिसका नाम पानवे था। उसने ऑफर किया कि अगर वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लें तो वो अपने सारे पॉइंट्स उन्हें दे देगा। सिस्टम ने नोट किया कि इस मुश्किल दुनिया में अगर किसी के स्टैट्स इतने खराब हैं तो जरूर उसके पास कोई खास हुनर होगा। लिन हाउ ने लिन से पूछा कि क्या वो इसे जानती है। लिन ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक बार बात की थी, पर तब से ये उसे परेशान कर रहा है। पानवे ने सफाई देते हुए कहा कि वो कोई स्टॉकर नहीं है। उसने लिन को लड़ते हुए देखा था और उसकी हिम्मत का फैन हो गया था। उसने बताया कि कैसे लिन ने अपने गिरे हुए साथियों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाला था। उसने सोचा
कि पैनवे की बातों में जादू है, तो क्यों ना इसे ही बलि का बकरा बनाया जाए ताकि सारा अटेंशन पैनवे पर रहे और लिन हाउ पीछे से मजे ले। उसने पैनवे से कहा, ठीक है, तुम हमारी टीम में आ सकते हो, पर पहले एक काम करना होगा। लिन हाउ ने उसे टास्क दिया, लूक के ग्रुप के पास जाओ और कहो कि वही गुमनाम बॉस तुम हो जिसे वो ढूंढ रहे हैं। पैनवे डर गया, क्या लोग मुझ पर यकीन नहीं करेंगे? लिन हाउ ने झूठ बोला कि वो असली बॉस उसका दोस्त है और वो शैडोज में रहता है, इसलिए कोई उसे देख नहीं सकता। उसने पैनवे को बाल थोड़े कटवाने को कहा और तसल्ली दी कि अगर कुछ बुरा हुआ तो उसका दोस्त उसे बचा लेगा। पैनवे बेचारा फंस गया था। उसने हार मानकर हाँ कह दी। उसके जाने के बाद लिन ने लिनहाउ से पूछा, क्या तुम ही वो बॉस हो? लिनहाउ ने तुरंत इनकार कर दिया और कहा, मैं तो कमजोर हूं, इसलिए पेनवे को आगे करना ही बेहतर है ताकि हम पॉइंट्स कमा सकें। लिन ने जोश में कहा कि जब तक वो है लिनहाउ को कुछ नहीं होगा। इधर पेनवे लूक के कैंप में पहुंच गया। वो बहुत डरा हुआ था पर अपने आप को समझा रहा था कि बॉस उसे बचा लेगा। लिनहाउ ने उसे कम्युनिकेटर दे रखा था ताकि वो पीछे से उसे झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे सके। उसे समझाया गया था कि असली टारगेट एक सोलो प्लेयर है, इसलिए उसे अकेले ही अंदर जाना होगा ताकि लोग उस पर यकीन करें। जैसे ही पैनवे अंदर पहुंचा, लूक और उसके लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सबको एक बड़ी टीम में बांटा जाए। तभी किसी ने ऐलान किया कि वही गुमनाम योद्धा इनाम लेने आया है। लूक खुश हो गया और उसे अंदर बुलाया। पैनवे ने कांपते हुए एक्टिंग शुरू की। मैं तो शिकार कर रहा था, अभी पता चला कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। बताइए, आप दोस्त हैं या दुश्मन? लूक ने बड़े गर्व से अपना इंट्रो दिया और पैनवे को बैठने को कहा। हमारा प्रोटैगनिस्ट लिनहाउ कम्युनिकेटर के जरिए पूरी बात सुन रहा था और पैनवे को कोचिंग दे रहा था। ल्यूक ने शक भरी नजरों से पैनवे को देखा क्योंकि वो असली वॉरियर जैसा दिख नहीं रहा था। पैनवे ने लिनहाउ की स्क्रिप्ट के मुताबिक कहा, तुम ग्रुप में लड़ने वालों को क्या पता कि एक सोलो हंटर कितना ताकतवर होता है? ल्यूक ने मजे लेने के लिए पूछा। अच्छा, तो बॉस फाइट की डिटेल्स बताओ। लिनहाउ समझ गया कि ल्यूक टेस्ट ले रहा है। पैनवे ने फेंकना शुरू किया। मैं तो लड़ाई एक ही बार में खत्म कर देता हूं, पर वो शामन अलग था। वो सेंटोर पर सवार था, पर मैं जरा भी नहीं डरा। जब उसने एक्सप्लोसिव एरोस चलाए, मैंने अपने डायमेंशनल स्लैश से उसे ढेर कर दिया और उसका दिमाग बाहर निकल आया। कुछ लोग तो इंप्रेस हो गए, पर ल्यूक अभी भी शक में था। उसने पूछा, कहानी तो अच्छी है, पर रास्ते में लड़ाई के निशान क्यों नहीं मिले? तुम बिना लड़े वहां तक कैसे पहुंचे? पैनवे घबरा गया, पर लिनहाउ ने तुरंत कम्युनिकेटर में कहा, टेंपल वाली बात बोलो। पैनवे ने तुरंत कहा कि उसने पहले टेंपल पर हमला किया ताकि गार्ड्स का ध्यान भटक जाए और फिर बॉस को अकेले में निपटाया। ल्यूक अभी और सवाल पूछने ही वाला था कि तभी एक और बंदा कमरे में भागता हुआ आया और उसने भी वही क्लेम किया, मैं हूं वो गुमनाम वॉरियर। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सबको लगा पैनवे झूठ बोल रहा है। ये नया बंदा वही 5 एलिमेंट्स यूजर था जिसके बारे में हमने पहले सुना था। उसने पैनवे को देखकर मजाक उड़ाया। मेरी 5 एलिमेंट स्किल बता रही है कि ये मोटू बहुत कमजोर है, ये सिर्फ रिवॉर्ड के लालच में आया है। ल्यूक ने नए बंदे से पूछा, क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम ही असली वॉरियर हो? तभी चश्मे वाला लड़का बीच में कूद पड़ा। चश्मे वाले लड़के ने हु यांग की तरफ इशारा किया और कहा कि उसके हथियार बिल्कुल स्केच से मिलते हैं। ल्यूक ने पैनवे से सबूत मांगा तो पैनवे ने वही तीर कमान और चाकू दिखाए जो लिनहाउ ने उसे दिए थे। लिनहाउ को लगा था कि सेंटोर से लड़ने के लिए बो जरूरी है, पर ब्लू हेड गर्ल सुयिन ने कहा कि जख्म तलवार के हैं। लिनहाउ समझ गया कि उनका अंदाजा गलत है, पर अब वहां रुकना खतरनाक था। उसने कम्युनिकेटर से ऑर्डर दिया, पैनवे अभी निकलो। पैनवे नाटक करते हुए वहां से गुस्से में निकल गया। ल्यूक ने हु यांग को 400 पॉइंट्स दे दिए और उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पैनवे ने लिनहाउ से माफी मांगी, पर लिनहाउ ने उसे तसल्ली दी कि अब उन्हें पता है असली दुश्मन कौन है। लिन ने पूछा, अब पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? लिनहाउ ने ठंडी सांस भरी और कहा, अब हम चोरी छुप नहीं, सीधा लूटपाट करेंगे। उसका प्लान था हु यांग को अकेला पकड़ना। पैनवे डर गया, हम उसे नहीं हरा सकते। लिनहाउ ने उसे शांत किया और कहा कि उसका दोस्त मदद करेगा। पैनवे को चर्चे की तरह भेजा गया ताकि वो हु यांग को लालच देकर जंगल में ले आए। हु यांग जंगल में जा रहा था जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक पल में वो पैनवे के पीछे पहुंच गया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। पैनवे थर-थर कांपने लगा और बोला, रुकिए, मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जिससे आपको ढेरों पॉइंट्स मिल सकते हैं। हु यांग ने सोचा कि ये कमजोर बंदा क्या ही बिगाड़ लेगा। उसने तलवार हटाई और पूछा, बताओ कहां है खजाना? पैनवे ने उसे 50-50 स्प्लिट का लालच दिया और उसे वापस गॉब्लिन बेस की तरफ ले गया। जब वो वहां पहुंचे तो हु यांग गुस्से में बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ये जगह पहले ही ढूंढ ली थी, यहाँ कुछ नहीं है।
पैनवे तुरंत घुटनों के बल गिर गया और माफी मांगने लगा। पर अचानक पैनवे की आवाज बदल गई। वो मुस्कुरा कर बोला, अब फर्क नहीं पड़ता। हुयांग को तुरंत समझ आ गया कि वो एक जाल में फंस चुका है। उसने भागने की कोशिश की और एक गधे से बचकर पैनवे के ठीक पीछे प्रकट हो गया। हुयांग को लगा कि पैनवे जैसा कमजोर बंदा इतना बचकाना ट्रैप कैसे बिछा सकता है। उसने गुस्से में अपनी तलवार उठाई, पर इससे पहले कि वो वार करता, लिटिल चर्प ने अंधेरे से निकलकर जोरदार टक्कर मारी। हुयांग पीछे जा गिरा और डर गया। ये मॉन्स्टर इतना ताकतवर कैसे है? उसने भागने की कोशिश की, पर उसकी बॉडी जम गई। लिन ने टॉन्ट स्किल यूज कर दी थी, जिसने उसे 5 मिनट तक वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। तभी लिन हाओ पेड़ के पीछे से बाहर निकला और हुयांग की गर्दन पर ब्लेड रखकर बोला, डरो मत, हमें सिर्फ तुम्हारी पॉइंट्स चाहिए, जान नहीं। हुयांग समझ गया कि जान बचाना ज्यादा जरूरी है। उसने अपने 400 पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए। पैनवे ने मजे लेते हुए उससे 50 पॉइंट्स और निकाल लिए। अंत में लिन हाओ ने उसे हल्का सा नॉकआउट किया और बाय बाय बोलकर निकल गया। पैनवे दंग रह गया। उसे लगा असली बॉस सच में उसकी मदद करने आया था। लिन हाओ ने अपनी टीम रजिस्टर की, जिसमें पैनवे को लीडर बनाया गया। ये लिन हाओ का प्लान था, ताकि सारा ध्यान मोटे लड़के पर रहे और वो खुद पीछे से स्ट्रिंग पुल करे। पैनवे इमोशनल हो गया और उन्हें अपना भगवान मानने लगा। तभी अचानक एक पोर्टल खुला और सबको एक अजीब जगह फेंक दिया गया, जो किसी शॉपिंग मॉल जैसी दिखती थी। गॉडेस प्रकट हुई और बताया कि ये उनका टीम स्टेशन है, एक प्राइवेट एरिया जहां वो अपना बेस बना सकते हैं और रेयर आइटम्स खरीद सकते हैं। हर टीम को उनकी ताकत के हिसाब से रैंकिंग मिली। लिटिल चर्प और लिन हाओ की मेहनत की वजह से उनकी टीम को डायमंड रैंक का रूम मिला। वो पूरी दुनिया में अकेले थे जिनके पास डायमंड रैंक था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बेस में ट्रेड्स ऐड करने के लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए थे और हमारा हीरो फिलहाल बिल्कुल ब्रोक था। दूसरी तरफ लूक की 200 लोगों की टीम को सिर्फ प्लैटिनम और गोल्ड रूम्स मिले। लूक गुस्से में पागल हो गया। हमने सारे टॉप प्लेयर्स इकट्ठा किए हैं, फिर हमें डायमंड रूम क्यों नहीं मिला? ब्लू हेयर्ड गर्ल सुयन ने शक जताया कि शायद किसी और ने बाजी मार ली है। पैनवे को लग रहा था कि ये सब बॉस यानी लिटिल चर्प की वजह से हुआ है, पर लिन ने कड़वा सच बताया। रूम तो डायमंड है, पर हमारी जेब खाली है। बिना पॉइंट्स के हम ना तो रेजिडेंस बना सकते हैं और ना ही कोई बोनस बफ्स खरीद सकते हैं। पैनवे ने सुझाव दिया कि क्यों ना वो अपना डायमंड रूम किसी अमीर प्लेयर जैसे लूक को बेच दें, पर लिन हाओ ने दिमाग लगाया। लूक को बेचने से वो शक के घेरे में आ सकते थे, इसलिए उसने तय किया कि वो ये रूम हुयांग, जिसे उन्होंने पहले लूटा था, को बेचेंगे। इससे लिन हाओ को पीछे से सपोर्ट भी मिलेगा और उसका राज भी छुपा रहेगा। पैनवे डरते डरते हुयांग के पास गया। हुयांग ने तुरंत उसकी कॉलर पकड़ ली और पुराना हिसाब बराबर करने वाला था कि पैनवे चिल्ला पड़ा, रुको, मेरे पास डायमंड रूम है, चाहिए। हुयांग ठिठक गया। पैनवे ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि अगर उसे ये रूम चाहिए तो इज्जत से बात करे। उसने 500 पॉइंट्स की मांग की। हुयांग को लगा ये उसे कंगाल कर देगा, पर वो अंदर ही अंदर पैनवे को किडनैप करने का सोच रहा था। पैनवे ने तुरंत वार्न किया, ज्यादा दिमाग मत चलाओ वरना फिर से सर पर चोट लग जाएगी। आखिरकार हुयांग मान गया और ट्रेड पूरा हुआ। लिन हाओ की टीम के पास अब एक नॉर्मल रूम था, जिसे उन्होंने सिनेमा स्टाइल में बदल दिया। हुयांग जब उनके बेस पर आया तो हैरान था कि वहां सिर्फ 3 लोग हैं। उसने पूछा, बॉस कहां है? पैनवे ने झूठ बोल दिया कि बॉस थोड़े शर्मीले हैं, इसलिए सामने नहीं आते। पर तभी सिस्टम ने लिन हाओ को वार्न किया, ध्यान रहे, ये मोटू पैनवे जितना बुरा दिखता है उतना है नहीं। उसे शक हो चुका है कि असली बॉस तुम ही हो। लिन हाओ थोड़ा चौंका, पर उसने सोचा जब तक काम निकल रहा है चलने दो। इनके सिनेमा रूम से स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ती थी। अब उनके पास 230 पॉइंट्स बचे थे। लिन हाओ ने कहा कि दुकान से हथियार खरीदना फिजूल है, स्टैट्स बढ़ाना बेहतर है। उसने नाटक किया कि उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है जिससे वो देख सकता है कि किसके लिए कौन सा स्टैट बेस्ट है, जबकि असलियत में सिस्टम उसे बता रहा था। उसने बताया कि लिन के लिए स्ट्रेंथ सबसे जरूरी है। लिन इंप्रेस हो गई क्योंकि वो पहले से ही उस पर काम कर रही थी। जब पैनवे ने पूछा तो सिस्टम ने कहा कि उसे एजिलिटी बढ़ानी चाहिए। लिन हाओ ने मजाक में कहा, एजिलिटी बढ़ाओ ताकि लड़कियों को इंप्रेस कर सको। लिन ने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, इस मोटू से तो कोई इंप्रेस नहीं होने वाली। उन्होंने लिन के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की किताब और पैनवे के लिए एजिलिटी की किताब खरीदी। साथ ही पोशंस और रिटर्न स्क्रोल्स लेकर उनके पास 130 पॉइंट्स बचे। लेकिन जैसे ही पैनवे बाहर निकला, कुछ गुंडे जो उसे पुराने वक्त से जानते थे उसके पीछे लग गए। वो हैरान थे कि ये डरपोक लड़का अचानक कैप्टन कैसे बन गया और उसके पास इतना बढ़िया बेस कहां से आया। उन्होंने पैनवे को घेर लिया और धमकाया, सच बता तेरे पीछे कौन है वरना तेरा बुरा हाल करेंगे।
पैनवे ने डरकर झूठ बोला कि उसकी टीम में बहुत खतरनाक लोग हैं जो छुप कर रहते हैं, पर उन गुंडों ने उसकी एक न सुनी। पेनवे ने उन गुंडों को यह कहकर बहला दिया कि उसकी टीम के असली योद्धा सिर्फ फार्मिंग और लेवलिंग पर ध्यान देते हैं और बाकी के फालतू काम वो संभालता है। लिनहाओ को पता था कि उनका सिनेमा स्टाइल बेस ध्यान तो खींचेगा ही, पर सुकून इस बात का था कि वो लोग सिर्फ पेनवे को जानते हैं, लिनहाओ और सुइंग को नहीं। तभी गॉडेस प्रकट हुई और उन्हें अगला मिशन दिया, मिस्टी माउंटेन्स को एक्सप्लोर करना और वहां के जहरीले फॉग को खत्म करके सूरज की रोशनी वापस लाना। लिनहाओ को समझ आ गया कि इतने बड़े पहाड़ को साफ करने के लिए टीम्स की जरूरत क्यों है। लेकिन जैसे ही वो पहाड़ों पर पहुंचे, वही गुंडा वोंग अपनी पूरी पलटन लेकर वहां पहुंच गया। उसने मजाक उड़ाया, पैनवे तू तो कह रहा था तेरी टीम में बड़े शूरवीर हैं, पर यहाँ तो सिर्फ एक औरत और एक बच्चा है। वोंग ने दोस्ती का नाटक करते हुए लिनहाओ से हाथ मिलाया। उसके पास स्केल हैंड नाम की स्किल थी। अगर हाथ मिलाने पर सफेद रोशनी चमके तो दुश्मन कमजोर है और अगर लाल चमके तो दुश्मन ताकतवर है। लिनहाओ के लिए व्हाइट लाइट चमकी और सुयिंग के लिए हल्की लाल। वोंग ने सोचा, ये लोग तो किस्मत से यहां तक पहुंचे हैं, इनमें कोई दम नहीं। उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि उन्हें वोंग की बड़ी टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। पैनवे ने साफ मना कर दिया, पर वोंग ने गुस्से में लिनहाओ का हाथ पकड़ लिया। लिनहाओ ने ध्यान से सबको इशारा किया कि कोई कुछ नहीं करेगा। वोंग ने लिनहाओ को रस्सी से बांध दिया और पैनवे और सुयिंग को आगे चलने पर मजबूर किया ताकि वो ह्यूमन शील्ड बन सके। वोंग ने लिनहाओ का मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो कचरा है, हमारी वजह से तू जिंदा है, वरना कब का मर गया होता। लिनहाओ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि इन लोगों को लग रहा है कि वो शिकार हैं, पर असलियत में वोंग ने मौत को दावत दी है। उसने सोचा, दुनिया में लोग ये कभी नहीं समझते कि आखिरी बार कौन हंसेगा, पर एक बात तय है, वो तुम तो बिल्कुल नहीं होगे वोंग। वोंग को अचानक शक होने लगा कि अगर लिनहाओ इतना ही कमजोर है तो बाकी दोनों इसकी बात क्यों सुन रहे हैं। पर तभी लिनहाओ घुटनों के बल गिर गया और डर का नाटक करते हुए गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूं, चाहे तो मुझे अपनी गाय बना लो। वोंग ने सोचा, ये क्या बकवास है। फिर भी उसने लिनहाओ से उसके सारे पॉइंट्स और गियर छीन लिए। लिनहाओ मन ही मन खुश था कि चलो, इस टीम के कैप्टन ने खुद ही सारा माल इकट्ठा करके उसे दे दिया, जिसे वो बाद में पैनवे या लिन को दे देगा। वोंग ने रोते हुए पूछा, अब तो मैं जा सकता हूं ना? पर तभी सिस्टम ने बीच में टोक कर वार्न किया, ये झूठ बोल रहा है, इसने अभी भी कुछ छिपा रखा है। लिनहाओ ने दिमाग लगाया कि ये गुंडा अभी भी काम आ सकता है, तो उसने कहा, इस घने कोहरे फॉग में अकेले जाओगे तो मारे जाओगे, बेहतर है हमारे साथ ही चलो। और इस तरह वोंग को भी उनके साथ आगे बढ़ना पड़ा। आगे बढ़ते वक्त लिनहाओ ने पेड़ पर अपना बनाया एक निशान देखा। वो दंग रह गया। वो लोग सीधा चल रहे थे, पर घूम फिराकर दोबारा वहीं आ रहे थे। उसे समझ आया कि एक भयानक बैरियर उन्हें एक ही जगह घुमाई जा रहा है। तभी लिटिल चॉप को किसी चीज की खुशबू आई और उसने एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया। पास जाते ही एक नया मिशन चमका, डिस्ट्रॉय द बैरियर्स फॉर्मेशन। ये पेड़ इस इलाके का आई फॉर्मेशन था, जिसे तोड़ते ही कोहरे का बैरियर खत्म हो जाता। वोंग ने देखा कि उसे भी ये मिशन मिला है। उसने तुरंत चालाकी की और एक शैडो क्लोन स्केयरक्रो ट्रिक यूज करके लिनहाओ के पीछे प्रकट हो गया और पेड़ की तरफ भागा ताकि वो अकेले मिशन कंप्लीट कर सके। पर जैसे ही वो पास पहुंचा, जमीन फटी और एक 2 मीटर लंबा भयानक मॉन्स्टर बाहर निकला। वो एक अडल्ट केव गॉब्लिन था जो इस बैरियर का असली गार्डियन था। ये आम गॉब्लिन्स जैसा नहीं था, ये बहुत चालाक और भयानक था। सिस्टम ने चिल्लाकर कहा, यहां से तुरंत भागो, इसकी स्ट्रेंथ 25 और कॉन्स्टिट्यूशन 25 है। लिनहाओ ने चैन की सांस ली कि अच्छा हुआ पहले वोंग ने उसे ट्रिगर किया। वोंग अब मौत के सामने खड़ा था और लिनहाओ से मदद की भीख मांग रहा था, पर लिनहाओ आराम से खड़े होकर इस सीन के मजे ले रहा था। इधर दूसरी तरफ लिन ने गुंडे को पंच मार के ढेर कर दिया और पेनवे से कहा, मोटे भागो। पैनवे अपनी नई एजिलिटी बढ़ने की वजह से हवाबाजी कर रहा था, पर डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वापस पेड़ के पास केव गॉब्लिन ने वोंग को जमीन पर पटक पटक कर उसका कीमा बना दिया। जैसे ही मॉन्स्टर मुड़ा, चर्प ने उस पर अचानक हमला किया, पर गॉब्लिन इतना तेजी था कि उसने अपने भारी हैमर से चर्प को दूर फेंक दिया। चर्प जख्मी हो गई। लिनहाओ उसे मोरल बूस्ट और बॉस स्किल देना चाहता था, पर उसमें टाइम लगने वाला था, इसलिए उसे गॉब्लिन का ध्यान भटकाना जरूरी था। सिस्टम ने फिर ताना मारा, तुम बहुत कमजोर हो, अगर ध्यान खींचने गए तो वो तुम्हारे टुकड़े कर देगा। लिनहाओ ने सोचा कि अब उसे अपनी सबसे फिजूल लगने वाली स्किल निकालनी पड़ेगी।
गॉब्लिन चर्प को खत्म करने ही वाला था कि अचानक उसके सर पर एक अजीब सा लिक्विड पानी गिरा। क्या बारिश शुरू हुई थी? बिल्कुल नहीं, ये लिनहाउ की लॉन्ग डिस्टेंस पी स्किल, दूर से थूकने वाली स्किल थी। लिनहाउ ने अपनी जीभ निकाली और गॉब्लिन को चिढ़ाते हुए पूछा, क्यों बे बड़ी मियां, स्मेल पसंद आई? गॉब्लिन ने उस लिक्विड को सूंघा, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो सीधा लिनहाउ की तरफ दहाड़ते हुए लपका। केव गॉब्लिन का भारी हैमर जब नीचे गिरा तो एक ही झटके में लिनहाउ की शील्ड के चिथड़े उड़ गए। ये सच में मौत के बहुत करीब था, पर लिनहाउ ने इसी मौके का फायदा उठाकर मोरल बूस्ट ट्रिगर कर दिया। पीछे से लिटिल चर्प अपनी बॉस शक्तियों के साथ तूफानी स्पीड से आई और उसने गॉब्लिन को बीच से बिल्कुल दो टुकड़े कर दिया। लिनहाउ को एहसास हुआ कि वो सिर्फ उस कवच की वजह से जिंदा बचा है जो सिस्टर लिन ने उसे शुरुआत में दिया था। तभी चर्प ने उसे एक आइटम दिया। ये वही एम्यूलेट था जिसे यूज करके वोंग ने पहले एक नकली पुतले से अपनी जगह बदली थी। ये एक रेयर स्केयरक्रो आइटम था जिसे दिन में एक बार यूज किया जा सकता है। इससे यूजर थोड़ी दूर जंप कर सकता है और पीछे एक स्केयरक्रो छोड़ सकता है। लिनहाउ खुश हो गया। अच्छा, तो वोंग इस तरह बचा था। चर्प को थैंक यू बोलकर उसने मिशन रिवॉर्ड चेक किया। क्योंकि वो केव गॉब्लिन को मारने वाला पहला योद्धा था, उसे एक पर्पल चेस्ट मिला। पर दुख की बात यह थी कि ये चेस्ट सिर्फ बेस पर ही खुल सकता था, इसलिए अभी इसे सेफ रखना था। गार्डियन के मरते ही कोहरा छटने लगा। अब लिनहाउ को पेनवे और लिन को ढूंढना था। कुछ देर तलाश करने के बाद उन्हें सिर्फ पैरों के निशान मिले और आगे का रास्ता और भी अंधेरा होता जा रहा है। लिन ने चर्प से रास्ता देखने के लिए कुछ रोशनी ढूंढने को कहा, पर इससे पहले कि वो कुछ करती, एक केव गॉब्लिन असैसिन ने अचानक लिनहाउ पर हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि चर्प ने उसे सही वक्त पर बचा लिया। ये एक केव गॉब्लिन स्काउट था जो जमीन के नीचे छुपकर दबे पांव वार करता है। ऐसे अचानक हमले लिनहाउ के लिए जानलेवा हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी राइस किंग प्रोटेक्शन पर डिपेंड है। लिनहाउ ने तुरंत अपने निम्बस क्लाउड को बुलाया और चिर्प से भागने को कहा। भागते हुए उसने पीछे देखा कि चिर्प अकेली लड़ रही है। तभी जमीन से एक और गॉब्लिन निकला और उसने लिनहाउ को पकड़ने की कोशिश की। सिस्टम ने मजाक उड़ाया, अब तो अगले जन्म में ही मिलना। पर चिर्प ने अपनी जान पर खेलकर फिर से लिनहाउ को खींच लिया। हालात हाथ से निकल रही थी और लिनहाउ को लग रहा था कि वो मौत के इतने करीब पहले कभी नहीं आया। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसकी टेलीपोर्टेशन स्किल एक्टिव होने में पूरे 5 सेकंड्स लेती है और एक बार शुरू होने के बाद रुक नहीं सकती। तभी अचानक आसमान से लाल बारिश होने लगी। ये इशारा था कि सिस्टर लिन उन्हें बचाने पहुंच चुकी हैं। उसने चिल्लाकर कहा, सब पीछे हटो। लिनहाउ ने चर्प को लिन की मदद करने का ऑर्डर दिया। पैनवे डर से कांप रहा था और बोला, अगर एक और मॉन्स्टर आया तो हम गए। लिनहाउ ने सोचा कि वो लिन को छोड़कर रिटर्न स्क्रोल यूज नहीं कर सकते। फिर पैनवे ने दिमाग लगाया और वही स्मोक बॉम्ब निकाला जो उन्होंने दुश्मनों से लूटा था, जो सबको 10 सेकंड के लिए अंधा कर सकता था। पैनवे ने चिल्लाकर कहा, सिस्टर लिन भागो, और बॉम्ब फेंक दिया। धमाके से गॉब्लिन्स भटक गए और उसी पल उन तीनों ने अपने रिटर्न स्क्रोल्स यूज किए और एक झटके में बेस पर वापस आ गए। बेस वापस आकर लिन ने लिनहाउ को बहुत डांटा कि वो उस गुंडे वॉन के हाथों पहले पकड़ा ही क्यों गया। लिनहाउ ने अपनी गलती मानी और कहा कि वो देखना चाहता था कि वॉन के पास क्या ट्रिक है, पर बात हाथ से निकल गई। केव गॉब्लिन के बारे में सुनकर पैनवे दंग रह गया। लिनहाउ ने पैनवे की कंधी पर हाथ रखा और कहा, तुम अब हमारे वफादार साथी हो, तो तुम समझ ही गए होगे कि असलियत में बॉस कौन है। पैनवे को पहले से ही शक था कि असली बॉस लिनहाउ ही है। पैनवे ने मुस्कुराकर बताया कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो इन क्रीचर्स को पहले ही सेंस या महसूस कर सकता है। इसीलिए वोंग उसे हमेशा आगे भेजता था, पर उसे कभी चोट नहीं लगती थी। अगली लड़ाई पर निकलने से पहले उन्होंने कुछ सप्लाईज खरीदी। लिन के लिए रिकवरी आइटम्स और एक स्मोक बॉम्ब लिया। पेनवे के लिए एक बड़ी शील्ड ली और अब लिनहाउ खुद की डिफेंस के बारे में सोचने लगा, क्योंकि इस लड़ाई ने उसे समझा दिया था कि वो हमेशा चर्प के भरोसे नहीं रह सकता। उसे जिंदा रहने के लिए कोई और तरीका चाहिए था और उसका शैतानी दिमाग एक नए आइडिया पर रुका। एक और मॉन्स्टर गर्ल, पर इस बार कोई ऐसी जो डिफेंस में चैंपियन हो। वो अपने दिमाग में तरह तरह की मॉन्स्टर गर्ल्स के सपने देखने लगा। एक टर्टल टाइप मॉन्स्टर गर्ल जो टीम की ढाल बन सके, एक मेड्यूसा जो दुश्मनों को पत्थर बना दे, या फिर एक हार्पी जो हीलिंग कर सके। पर उसने इस ख्याल को अभी के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत कम था और कॉन्ट्रैक्ट करना नामुमकिन था।
उसने पिछले मिशन से मिला पर्पल चेस्ट खोला। अंदर एक अजीब चीज थी जो बाल की एक तिनकी जैसी दिखती थी। ये वेरर की पांचों सेंसेस को बहुत तेज कर देती थी, पर एक बार पहनने के बाद इसे कभी उतारा नहीं जा सकता था। साथ ही ये पहनने वाले की इमोशंस को सबके सामने जाहिर कर देती थी। लिन हाउ इसे देखकर कंफ्यूज था। तभी लिन और पैनवी वहां आ गई। लिन हाउ ने तुरंत दिमाग चलाया और वो तिनका पैनवी को दे दिया। ये सेंसेस तेज करने वाला आइटम है पैनवी, तुम्हारी सेंसेस पहले से अच्छी हैं, ये तुम पर जरूर सूट करेगा। असली वजह ये थी कि लिन हाउ अपना डर और शैतानी दिमाग सबके सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता था जो उस आइटम को पहनने से हो जाता। आइटम पहनते ही पानवी झटक गया। उसने डरकर कहा, लिन बॉस, मुझे तुम्हारी परछाई में कोई बहुत ही भयानक चीज महसूस हो रही है। असल में वो लिटिल चर्प को सेंस कर रहा था। लिन हाउ ने बात को घुमाते हुए कहा, अरे वो तो बस चेस्ट का असर है, तुम टेंशन मत लो। अब जब वो वापस मैदान में उतरे तो पानवे के नए सेंसेस कमाल कर रहे थे। उसने एक जगह रुककर वॉर्न किया, अगर हमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गॉब्लिन्स हमला कर देंगे। लेफ्ट जाना सेफ है, राइट में खतरा है। उसने आगे एक पत्थर फेंका और तुरंत एक गॉब्लिन अंडरग्राउंड बेस से बाहर निकला। तभी नया मिशन स्क्रीन पर चमका, डिस्ट्रॉय द स्टोन गॉब्लिन्स अंडरग्राउंड बेसिस। ये क्लीन अप जॉब था, जितने बेसिस तबाह करोगे उतनी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लिन हाउ ने वही पुराना प्लान बनाया। पेनवी दुश्मन को ढूंढेगा, लिन उनका ध्यान भटकाएगी और चर पीछे से उन्हें काट डालेगी। तीनों निम्बस क्लाउड पर बैठकर शिकार करने निकल पड़ी।